हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेस्ट 300 सीरीज अक्टूबर महीने की भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में वन क्षेत्र के संरक्षण यानी जो फॉरेस्ट कवर होता है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए मेघालय की सरकार ने एक योजना स्टार्ट करी है जिसका नाम है ग्रीन मेघालय प्लस योजना, GMP ग्रीन मेघालय प्लस। यहाँ पे ग्रीन की फुल फॉर्म है ग्रास रूट लेवल रेस्पॉन्स टूवर्ड्स इकोसिस्टम एनहांसमेंट एंड नर्चरिंग। नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, ग्रास रूट्स पे रहते हैं, वो जो लोग हैं जमीनी स्तर पे जो एकदम रहते हैं, हमें उनकी प्रतिक्रिया चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, उनका रिस्पॉन्स चाहिए, तभी हम इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, उसको एनहांस कर सकते हैं। तो ग्रीन मेघालय प्लस जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है, बहुत ही ब्यूटीफुल मेघालय, वहाँ पे जो वन क्षेत्र है फॉरेस्ट कवर, उसमें 50,000 हेक्टेयर की वृद्धि की जाए। 50,000 हेक्टेयर होता है 500 स्क्वायर किलोमीटर। तो 500 स्क्वायर किलोमीटर या 50,000 हेक्टेयर की वृद्धि की जाए। अभी जितना है उसके ऊपर 50,000 हेक्टेयर की वृद्धि की जाए। तो ये ग्रीन मेघालय प्लस योजना जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने ये बात है सन 2022 की। सन 2022 में उन्होंने एक योजना शुरू करी थी जिसका नाम था पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोग्राम। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोग्राम कहने का मतलब ये है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा कि लोग तब तक पर्यावरण को नहीं बचाएंगे जब तक उन्हें कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाए। यानी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्राइबल लोग हैं या जो जनजातीय लोग हैं, वो तो पर्यावरण का संरक्षण सदियों से करते आए हैं, लेकिन सरकार भी अगर उन्हें कुछ अपनी तरफ से इंसेंटिव दे तो वो एफर्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उन्होंने एक योजना शुरू करी जिसका नाम था PES। ठीक है, PES। तो PES योजना में कॉनराड संगमा ने यह कहा कि अगर आप 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र उसका संरक्षण या संवर्धन करते हो किसी भी तरह से, तो आपको 15,000 रुपए पर हेक्टेयर सरकार की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 2 हेक्टेयर, यानी अगर आपको मिनिमम 2 हेक्टेयर जंगल जो हैं उनका आप संरक्षण करते हो तो फिर आपको 15,000 पर हेक्टेयर, यानी एक तरह से आपको 30,000 रुपए सरकार देगी। लेकिन यह तभी देगी जब मिनिमम 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण आपको करना है। अब जो स्कीम आई है वो है PES2। तो PES2 में क्या करा है, ये 2 हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, लोग जनरली इतना नहीं कर पाते हैं, तो इसको कम करके 1 हेक्टेयर कर दिया है और पैसा बढ़ा दिया है। पैसा 20,000 रुपए पर हेक्टेयर कर दिया, यानी 5,000 रुपए बढ़ा दिया है। तो मैं रिपीट करता हूं, ग्रीन मेघालय प्लस ये प्रोग्राम PES योजना के तहत ही चलता है। तो इसमें क्या करना है आपको ग्रीन मेघालय प्लस में, इसमें आपको यह करना है कि पर हेक्टेयर जो रिवॉर्ड है वो 15,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया है, नंबर 1। और जो 2 हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट थी वो कम करके 1 हेक्टेयर कर दी है। यानी जो छोटे लैंड ओनर्स हैं, जो छोटे कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो इस योजना का आराम से लाभ ले पाएंगे। उन्हें वन संरक्षण में अपना योगदान जो है वो देना है और ये उन्हें कमिट करना है कि मान लो कोई अगर जंगल है उसको वो कंजर्व करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे 30 साल तक। सरकार कह रही है कि 30 साल का कमिटमेंट आप हमें दे दो। अगर आप एक गांव हैं, आप एक कम्युनिटी हैं, क्लैन हैं या इंडिविजुअल भी हैं, तो 30 साल का कमिटमेंट आप हमें दो और सरकार आपको हर साल जो है वो पैसा देगी। और वो पैसा कितना होगा, 20,000 रुपये पर हेक्टेयर, और मिनिमम आपको 1 हेक्टेयर की जिम्मेदारी लेनी है। तो ये मेघालय ने करा है। और आपको बता दूं, मेघालय में एक जगह है उमरोई जहाँ पे युद्ध अभ्यास होते हैं बहुत सारे। अभी 2 हुए हैं यहाँ पे। एक तो हुआ है फ्रांस के साथ जिसका नाम है शक्ति, और एक हुआ है मंगोलिया के साथ जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। कौन से राज्य की सरकार ने, एक जिला है धमतरी जिले में एक बांध है जिसको गंगरेल बांध बोलते हैं, या इसको रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे जल जगार महोत्सव का उद्घाटन किया, जो राज्य की जल संरक्षण पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो छत्तीसगढ़ आंसर है, छत्तीसगढ़ में है ये जिला जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी धमतरी जिला। ये है वहां के मुख्यमंत्री, इनका नाम है विष्णुदेव साय। तो क्या है ये योजना? देखो, छत्तीसगढ़ में धमतरी जो जिला है वहां पे पानी की समस्या है, वहां पे जो भूजल स्तर है वो काफी गिर रहा है, यानी जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। तो जो लोकल लोग हैं वहां पे, उनका सहयोग सरकार को चाहिए। सरकार ये चाहती है कि वहां पे जो परंपरागत तरीके हैं पानी को बचाने के, उनका यूज किया जाए।
और बड़े स्तर पे वहां पे जल प्रबंधन किया जाए। तो इस योजना का नाम है जल जगार महोत्सव। जल जगार महोत्सव, राइट। यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में एक योजना और स्टार्ट हुई है अभी, जिसका नाम है नियाड नेल्लेनार, NIYAD, नियाड नेल्लानार योजना। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दक्षिण भारत की भाषा है ये नियाड नेल्लानार योजना, लेकिन नहीं, ये छत्तीसगढ़ में बस्तर, जो दक्षिण बस्तर है, वहां पे ये भाषा बोली जाती है। इसको दंडमी भाषा बोलते हैं, DANDAMI, दंडमी भाषा। तो ये जो माओइस्ट जो एरिया है छत्तीसगढ़ में, खास तौर पे बस्तर, तो वहां पे ये योजना चलाई जा रही है नियाड नेल्लानार। वहां की जो भाषा है दंडमी, उस भाषा में इसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव। तो इस योजना में सरकार क्या कर रही है? इस योजना में सरकार वहां पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं दे रही। वहां पे 25 अलग अलग तरह की मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है नियाड नेल्लानार योजना के तहत गांव के लोगों को। जैसे उन्हें फ्री गैस का सिलेंडर, उन्हें फ्री चावल, फ्री नमक, गुड़, शक्कर, राशन कार्ड, इरिगेशन पंप, फ्री बिजली, कम्युनिटी हॉल, आंगनबाड़ी बनाए जाएंगे वहां पे, वनों में रहने के अधिकार उनको दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, ATM, मोबाइल टावर, हेलीपैड तक बन रहा है वहां पे, स्पोर्ट्स फील्ड बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। तो ये सब वहां पे हो रहा है नियाड नेल्लानार योजना के तहत। और सरकार अब ये कह रही है छत्तीसगढ़ की कि नियाड नेल्लानार योजना के तहत ही अब वहां पे हम पानी का संरक्षण भी करेंगे। यानी धमतरी जिले में जो ये जल जगार महोत्सव है, इसको हम जो माओइस्ट अफेक्टेड इलाके हैं वहां पे भी इसको एक्सटेंड करेंगे। और छत्तीसगढ़ का एक जिला अभी और न्यूज में आया था, गांव का नाम है कठिया और जिले का नाम है बेमेत्रा। यहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा बांस का टावर बना है, यानी बैम्बू टावर बना है, बैम्बू टावर बना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में क्या कोई नया टाइगर रिजर्व बना है? हाँ, छत्तीसगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले इंद्रावती, उदयंती सीता नदी और अचानकमार टाइगर रिजर्व है। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने सिविल उप विभागों की मौजूदा प्रणाली को समाप्त करके जिला प्रशासन के भीतर सह जिला की एक नई अवधारणा, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है? ये असम सरकार ने करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इनका नाम है हेमंता बिश्वा शर्मा। इन्होंने क्या करा है आपको बताता हूं, बड़ा इनोवेटिव, बड़ा एक नए तरह का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए असम का कोई जिला है, मान लेते हैं गुवाहाटी, तो इसको कई सारे जो सब डिवीजन है उसमें बांटा जाएगा और इन सबको सह जिला कहा जाएगा। जनरली क्या होता है, जो जिले के ऑफिसर होते हैं उनकी पावर ज्यादा होती है, और जो अंदर सब डिवीजन होते हैं, जो वहां पे उप इकाइयां होती हैं जिले के अंदर, उनके जो ऑफिसर वगैरह उनकी पावर काफी कम होती है। लेकिन यहां पे एक जिले के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे जिले, जिन्हें सह जिला कहा जाएगा, यानी एक जिले की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एक जिले के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई जाएंगी, और सबको सह जिला यानी को डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। और ये जो को डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर होंगे, उनकी उनकी पावर और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होंगी जितनी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की होती है। ठीक है ना? और ये जो को डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको कौन, इनका हेड कौन होगा? इनका हेड होगा कोई भी एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का लेवल का कोई ऑफिसर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रैंक का कोई ऑफिसर इनका हेड होगा। इनको सह जिला कहा जाएगा। यानी एक ही जिले के अंदर बहुत सारे सह जिले होंगे, यानी एक ही जिले के अंदर बहुत सारे सह जिले होंगे, और उनके अंदर जो है स्पेशल ऑफिसर होंगे, उनको कहा जाए, वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लेवल के होंगे, और उनकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसके सिमिलर होंगी। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन सिमिलर होंगी। तो इससे प्रशासनिक कार्य अच्छा हो पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो पाएगा, गवर्नेंस जो है वो अच्छा हो पाएगा। ठीक है? तो ये असम ने एक बड़ी अनोखी एक पहल जो है वो शुरू करी है। हाल ही में कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने 2025 में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक संयुक्त तट रक्षक अभ्यास करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है अभी अभी क्वेड देशों ने। तो आंसर है क्वेड। इसमें 4 कंट्री हैं, आप जानते हैं, अमेरिका, और अब तो आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें राष्ट्रपति बदल गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। 45वें भी वही थे, लेकिन हाँ 46वें थे जो बाइडेन। और या पीछे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जापान के भी बदल गए हैं बाय द वे। इस फोटो में आपको जो दिख रहे हैं वो फूमियो किशिडा हैं, वो नहीं है अब। खैर, तो क्वेड जो है, क्वेड देश जो है 4
वो एक मिलके उनके जो कोस्ट गार्ड हैं मिलके एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये इसका नाम होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी को ये, यानी आपसी समन्वय को ये बढ़ावा देगा। इतना ही नहीं, क्वाड कंट्री जो है वो छोटे छोटे जो कंट्री हैं इंडो पैसिफिक में, उनको भी मैरीटाइम सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देंगे। आपको यहां पे बता दूं कि क्वाड समिट कहां पे हुआ था इस साल? अमेरिका में एक जगह है जिसको बोलते हैं डेलावेयर, DELAWARE। अमेरिका में एक जगह है जिसको डेलावेयर कहा जाता है। तो डेलावेयर नाम की जगह पे इस बार अमेरिका का एक राज्य है, बेसिकली डेलावेयर बोलते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें से एक है डेलावेयर। तो यहां पे क्वाड समिट हुआ था और क्वाड कंट्री मिलके एक काम और कर रहे हैं, कैंसर के ऊपर भी आपसी सहयोग कर रहे हैं। इसका नाम है कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। अभी के लिए कौन से कैंसर पे मिलके काम करेंगे? ये सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलता है, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलने वाले सर्वाइकल कैंसर के ऊपर ये मिलके काम करेंगे। इसको नाम दिया गया है कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव, इज दैट क्लियर? तो क्वाड कंट्रीज ने ये भी मिलकर निर्णय लिया और क्वाड कंट्री मालाबार अभ्यास भी कर रहे हैं। अभी अभी विशाखापट्टनम में हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, तो मालाबार अभ्यास भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 13 हाइब्रिड फेरी, फेरी मतलब होता है नाव, अत्याधुनिक नाव होती हैं, बड़ी बड़ी नाव होती हैं, तो 13 हाइब्रिड फेरी बनाने के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये 226 करोड़ रुपए का है, 226 करोड़। ये कंपनी इनकी खुद की लोकल कंपनी है, गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। लोकल मैंने इसलिए कहा क्योंकि जीआरएससी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इनमें 6 नाव ऐसी होंगी जिनकी क्षमता 200 पैसेंजर की होंगी, क्योंकि ये डबल डेकर नाव होंगी। डबल डेकर मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, यानी डबल डेकर। और 7 नाव जो होंगी उनमें 100 पैसेंजर की कैपेसिटी होंगी, क्योंकि वो सिंगल डेक होंगी। तो टोटल आप देख सकते हैं 13 नाव बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीआरएससी को मिला है। और गार्डन शिप बिल्डर इंजीनियर को NCPOR गोवा, यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च, जो कि हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसने रिसर्च वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। रिसर्च वेसल बनाएगा NCPOR के लिए। यह कॉन्ट्रैक्ट है 840 करोड़ का, 840 करोड़ रुपए का। राजनाथ सिंह ने अभी दिल्ली में, दिल्ली कैंटोनमेंट के मानेकशॉ सेंटर में डिफेंस कनेक्ट नाम की प्रदर्शनी करी, चौथी बार, जो स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने और देश के बढ़ते रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का जश्न मनाने की दिशा में कदम है। इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन करा डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा नवाचार संगठन, जिसको डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यही भारत में आईडेक्स योजना भी चलाती है, यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो आईडेक्स DIO के द्वारा यह किया गया। आईडेक्स में जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है और जरूरत पड़ने पे उन्हें 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान या ग्रांट भी प्रोवाइड करता है। कई बार उनको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है। तो इसको आईडेक्स कहा जाता है। इसको लागू करता है रक्षा नवाचार संगठन, यानी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। और 450 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ ऑलरेडी रक्षा मंत्रालय ने कोलैबोरेट कर लिया है। आईडेक्स योजना स्टार्ट हुई थी 12 अप्रैल 2018 को। 12 अप्रैल 2018 को एशियाई विकास बैंक ने कौन से राज्य को पर्यटन में विकास करने के लिए लोन दिया है? $162 मिलियन का, $162 मिलियन। तो ये हिमाचल को दिया है। हिमाचल के 5 जिलों में, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, इनमें 5 जिलों में जो सस्टेनेबल टूरिज्म है, जो इंक्लूसिव टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये लोन ADB ने दिया है हिमाचल को। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली बार कौन सी कंपनी निजी खिलाड़ियों के लिए, निजी कंपनियां जो होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनके लिए छोटे परमाणु संयंत्र लगाएगी जिनकी क्षमता है 220 मेगावाट। तो और ये प्राइवेट कंपनियां इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लगाने के लिए धन और भूमि दोनों उपलब्ध कराएंगी। तो ये लगाएगी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी NPCIL। NPCIL काम करता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन, DAE के अधीन। तो ये पूरा मामला क्या है? देखो, भारत में एक तो बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट लगते हैं, जैसे राजस्थान में रावत भाटा, यूपी में नरोडा, कर्नाटक में कैगा, इस लेवल के बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, राइट। तो जैसे अभी माही बांसवाड़ा आपने सुना होगा, राजस्थान में लग रहा है, रावत भाटा है, काकड़ा पार है गुजरात में। ये तो हो गए बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, किसी की 2800 मेगावाट, किसी की 4000 मेगावाट, किसी की 4200 मेगावाट। लेकिन प्राइवेट कंपनियां कह रही हैं हमें चाहिए क्लीन एनर्जी, हमें चाहिए क्लीन एनर्जी। तो क्या आप हमारे लिए छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं? तो NPCIL कह रहा है हाँ लगा दूंगा। इनकी क्षमता होगी केवल 220 मेगावाट, काफ़ी छोटे ये होंगे। इनको नाम दिया गया है भारत स्मॉल रिएक्टर्स। भारत स्मॉल रिएक्टर्स इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे।
और ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे? तो ये एक टेक्नोलॉजी है PHWR, यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी जो होता है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर कहा जाता है। तो ये हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक कूलेंट का काम करता है और मॉडरेटर का भी काम करता है। इनफैक्ट हम मास्टर हैं इस टेक्नोलॉजी में, राइट? तो आपको एग्जांपल देता हूं, अभी 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में जिनको NPCIL ऑपरेट करता है, उनमें से 18 इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। तो यही टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे और काफी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये अब पूरी तरह हम इंडिजिनस करेंगे। क्योंकि काकड़ा पार में आपको पता है कि हमने पहले खुद ही करके दिखाया, काकड़ा पार जो गुजरात में है वहां पे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम विदेशियों के साथ मिलके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते थे तो आपको क्या लगता है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती थी? उसकी कॉस्ट हमें पड़ती थी 100 करोड़ पर मेगावाट। यानी हमें अगर 220 मेगावाट का, जो कि 220 मेगावाट के लगाएंगे ना छोटे, तो 220 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है अगर हमें, तो 22,000 करोड़ रुपए खर्चा आता। लेकिन हमने अपनी पूरी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बना ली है, अब ये कॉस्ट कम होकर सिर्फ 16 करोड़ रुपए पर मेगावाट आ गई है। सिर्फ 16 करोड़ पर मेगावाट। यानी अगर आपको एक छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो आपको सिर्फ लगभग 3500 या 4000 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा, जो पहले 22,000 करोड़ तक आता था। समझ में आया आपको? तो ये छोटे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होंगे और इन्हें NPCIL लगाएगा, जिससे प्राइवेट कंपनियों को जो है क्लीन एनर्जी दी जा सके। और ये जो भारत स्मॉल रिएक्टर है, ये कौन बना रहा है? इन पर रिसर्च कौन कर रहा है? इन पर रिसर्च चल रहा है अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो कि बॉम्बे में लोकेटेड है। हाल ही में किसे संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने में उनके असाधारण प्रयासों के लिए जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार मिला है। मिडोरी पुरस्कार फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए जो काम करता है, पौधों को बचाने के लिए जो काम करता है, उसे मिलता है। तो ये मिला है 2 लोगों को। एक का नाम है वेरा वोरोनोवा और ये कजाकिस्तान की महिला है, और दूसरी महिला जो आप फोटो में देख रहे थे उनका नाम है यसाबेल ऑगस्टीना कैल्डेरॉन कार्लो, जो कि पेरू से हैं। इन्होंने शहद उत्पादन के माध्यम से देशी डंक रहित मधुमक्खियां हैं उनका संरक्षण करने में योगदान दिया। और जो वेरा वोरोनोवा है, इन्होंने मध्य एशिया के कंट्रीज में जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए काम किया। यह अवार्ड एयोन एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जापान के शहर चिबा में है। और साथ में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 16वीं बैठक अभी COP16 कोलंबिया के शहर काली में हुई थी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता को बचाने के लिए काम करता है। किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? इसकी स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। तो ये कहां पे बनेगा? ये बहुत बड़े एरिया में बनेगा, मुंबई में बनेगा। तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में एक जगह जिसको बोलते हैं कांदीवल्ली, यहाँ पे 37 एकड़ जमीन पे बनेगा। तो 37 एकड़ जमीन, वो भी मुंबई में, सोचिए उसकी कीमत कितनी होगी। लेकिन उसको सिर्फ 1 रुपए पर ईयर के हिसाब से किराए पे दिया है 30 साल के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में बना था, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के अधीन ये काम करता है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने गौंड रानी दुर्गावती को समर्पित एक स्मारक और उद्यान विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा उद्यान और स्मारक। कहां पे बनेगा? तो रानी दुर्गावती की याद में उनको सम्मानित करने के लिए एक स्मारक और उद्यान जबलपुर में बनेगा। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी है जबलपुर में, क्योंकि हम रानी दुर्गावती जी की 500वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के बहुत नजदीक हैं। 500वीं बर्थ एनिवर्सरी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो है, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, इनके नाम पे टाइगर रिजर्व भी है। रानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चंदेल वंश की रानी थी ये, महोबा जो का चंदेल वंश था। और फिर ये गौंड किंगडम की रानी जो है ये बनी। चंदेल के जो राजा हैं किरत राय, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बेसिकली क्या है ना कि चंदेल वंश जो था उसके प्रतापी राजा थे विद्याधर, जिन्होंने महमूद गजनवी के जो अटैक्स थे उनको रिपल्स किया, उनसे लोहा लिया। और इनके बहुत सारे योगदान भी हैं रानी दुर्गावती के। तो इसलिए इनकी याद में एक स्मारक और एक उद्यान दोनों बनेंगे। और मध्य प्रदेश में एक जैन कल्याण बोर्ड बना है। मध्य प्रदेश में जैन धर्म के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी हैं, तो उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए यह बोर्ड बना है। इसके एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर इसमें होंगे। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग
इसके 70 साल पूरे हो गए हैं। इसी खुशी में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है जिसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। ये एक टेलीस्कोप है और आप जानते हैं जहाँ पे टेलीस्कोप होता है उसे हम ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला बोलते हैं, जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें अंतरिक्ष की। तो ये 4300 मीटर की ऊंचाई पे लगाई गई है। कहाँ पे? लद्दाख में। तो आंसर है लद्दाख, आंसर है लद्दाख। और इसका उद्घाटन करा मिस्टर अजीत कुमार मोहंती ने। ये कौन है अजीत कुमार मोहंती? ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है यानी परमाणु ऊर्जा विभाग, उसमें सचिव हैं और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है भारत का, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन है। तो ये कहाँ पे लगी है? लद्दाख में हेनले, गांव का नाम है हेनले, जहाँ पे ये लगी है। और ये एशिया की सबसे बड़ी शेरेनकोव टेलीस्कोप लेबोरेटरी है, ठीक है, या बेटर वर्ड है ऑब्जर्वेटरी। तो ये मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस इसका नाम है। और ये जो टेलीस्कोप है जिसका नाम है शेरेनकोव, ये बनाया किसने है? इस टेलीस्कोप को बनाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये? बॉम्बे, मुंबई। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करता है। और परमाणु ऊर्जा विभाग सीधा प्रधानमंत्री मोदी को आंसरेबल होता है, वो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, वो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है, राइट। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसमें सपोर्ट लिया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और ये कंपनी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करती है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करती है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये अपनी प्लेटिनम जुबली मना रहा है, इसने 70 साल पूरे करे हैं। ये कब बना था? ये 3 अगस्त 1954 को बना था और अब चल रहा है 2024, यानी 70 साल इसने अपने पूरे कर लिए हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका नाम डॉक्टर होमी भाभा के नाम पे रखा है, इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी जब सेटअप किया था तो डॉक्टर होमी भाभा ने ही किया था, वो इसके फाउंडर थे। यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक कंपनी है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाती है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कंपनी किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये कंपनी भी किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आती, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन आती है। और ये इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं जिनको क्लीन एनर्जी चाहिए, उनके लिए छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगी जिनकी क्षमता होगी 220 मेगावाट। इनको क्या कहा जाएगा? तो 220 मेगावाट वाले जो छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे इनको भारत स्मॉल रिएक्टर्स कहा जाएगा, भारत स्मॉल रिएक्टर्स। और इनको भी तैयार करा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसमें हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं कूलेंट या मॉडरेटर के तौर पे। इस मंत्रालय ने हाल ही में हमसफर नीति शुरू करी है, जो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगी और लोकल इकोनॉमीज को बढ़ावा देगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगी, रोजगार के नए जिससे अवसर जो है उनका सृजन होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखिए, क्या है ये हमसफर नीति? बड़ा आसान है समझना, नितिन गडकरी ने करी है ये शुरू। मान लेते हैं ये कोई हाईवे है, ठीक है, ये कोई हाईवे है, जनरली जो होता है हाईवे ऐसा ही दिखता है, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं कहूँगा। तो हाईवे पे हमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटी इसमें आपको मिलेंगी। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप करेंगे। कौन करेगा ये पार्टनरशिप? NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। ये जो कंपनियां होंगी इनको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। क्या क्या सर्विस ये आपको देंगी हाईवे पे, जो जो आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाईवे पे क्या क्या होना चाहिए? हाईवे पे बच्चों को स्तनपान कराने के लिए कमरा होना चाहिए, बेबी केयर के लिए। हाईवे पे टॉयलेट्स होने चाहिए, साफ़ सुथरे टॉयलेट होने चाहिए। वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह होनी चाहिए जिससे दिव्यांग या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको हेल्प हो जाए। पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए जगह जगह पे, खास तौर पे जो पेट्रोल पंप वगैरह है वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पार्किंग फैसिलिटी नहीं होती तो लोग सड़क के किनारे गाड़ी रोक देते हैं, उस वजह से एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह होने चाहिए फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह की कमी ना हो। ट्रक ड्राइवर के सोने के लिए कमरे होने चाहिए, डॉर्मेट्री वगैरह होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और सर्विस प्रोवाइडर जो भी होंगे उनकी आपको पूरी सूची मिल जाएगी एक मोबाइल ऐप पे। इस ऐप का नाम होगा NHAI राजमार्ग यात्रा।
NHAI राजमार्ग यात्रा नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसपे आपको सर्विस प्रोवाइडर की सारी जो भी फैसिलिटी है वो सारी मिल जाएंगी, जो फैसिलिटी दे रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर उनकी। और इसकी ऑडिटिंग की जाएगी, एक थर्ड पार्टी से इनका ऑडिट कराया जाएगा, उनको रेटिंग दी जाएंगी। तो जो सर्विस प्रोवाइडर जिनकी रेटिंग 3 स्टार से कम होगी फिर उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, इंस्पेक्शन होगी। ये सब है हमसफ़र नीति। तो ये शुरू करिए NHAI ने। तो वही जो सब मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकी जो है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी, उनके विकास में सफलता यानी अदिति योजना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स 2, ये दूसरी बार शुरू करी अदिति योजना। तो आपको बताना है अदिति योजना में अगर कोई कंपनी है जो स्टार्टअप है जो बहुत अच्छा काम करता है तो उसे कितने रुपए तक का ग्रांट मिल सकता है हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर है 25 करोड़ रुपए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, अदिति योजना जब स्टार्ट हुई थी तो 2023-24 में हुई थी। तब अदिति 1 कह सकते हो आप उसे, अदिति कह सकते हो। और ये योजना 2023-24 में शुरू हुई थी। और ये योजना कब तक चलेगी अगर मैं आपसे पूछूं तो ये योजना चलेगी 2025-26 तक। 2025-26 तक ये योजना चलेगी। इसमें कितना खर्चा सरकार करेगी इन 3 सालों में? 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपीस। तो इससे पहले अब अदिति के बारे में और बात करें, आईडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये 2018 में स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। इसमें यह था कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा, उनको चुनौतियां देगा। प्राइवेट कंपनी अगर उसको सॉल्व कर पाएंगी चुनौतियों को तो उनको ग्रांट मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए तक का आईडेक्स के तहत। ग्रांट मतलब एक तरह से गिफ्ट मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। और फिर स्टार्ट की इन्होंने आईडेक्स प्राइम। आईडेक्स प्राइम में जो अमाउंट था वो 1.5 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया। तो नॉर्मल आईडेक्स में अमाउंट था 1.5 करोड़ तक, आईडेक्स प्राइम में अमाउंट था 1.5 से 10 करोड़ तक। लेकिन इससे भी ज्यादा अमाउंट है अदिति में। अदिति में 25 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिलता है। तो इसमें हम फोकस कर रहे हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियां, यानी 30 जो बहुत ही क्रिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी हैं उनके ऊपर हम कंपटीशन करवा रहे हैं, एक तरह से हैकेथॉन करवा रहे हैं अदिति में। और उसमें जो भी विजेता होंगे उनको 25 करोड़ रुपए तक की राशि डिफेंस मिनिस्ट्री देता है। ठीक है, तो ये है हमारा जिसको हम बोलते हैं अदिति योजना का दूसरा चरण जो कि शुरू हो गया है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सैन्य संचार यानी मिलिट्री कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों, एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह, इस तरह के बहुत सारे जो चुनौतियां हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ शुरू हुई है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस 12वीं बार। अगेन इसमें वही है, इस बार ड्रोन्स वगैरह के ऊपर, AI, नेटवर्किंग, संचार वगैरह, इन सब के ऊपर 41 चुनौतियां हैं। और जो भी इनको जीतेगा, चुनौतियों को जो भी बेस्ट सोल्यूशन देगा, उनको 1.5 करोड़ रुपए तक का अमाउंट मिलेगा। 1.5 करोड़ तक का अमाउंट मिलेगा। इस बार 9 चुनौतियां दी गई हैं और स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल्स, कंपनी सबको इन्वाइट किया गया, प्राइवेट कंपनीज वगैरह को, आप इनके सोल्यूशन दो, इनोवेट करो। तो 1.5 करोड़ तक का आपको मिलेगा DISC में, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो 12वीं बार हुआ है। और जो अदिति है उसमें 25 करोड़ तक का, और आईडेक्स में भी 1.5 करोड़ तक का। कौन सी बहुत बड़ी कंपनी है? मेटा। तो मेटा ने एक बहुत ही उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार करा है। आप कुछ लिख के दोगे टेक्स्ट तो उससे वो इमेजेस भी बना देगा और वीडियो भी बना देगा। मान लो आपने एक इमेज लिख के दे दी कि एक चाइनीज बच्चा पेड़ पे चढ़ता हुआ, मुझे इसका वीडियो चाहिए या इसकी फोटो चाहिए, वो आपके लिए फोटो या वीडियो बना देगा तुरंत। और वो आप फिर अपने यूज़ कर सकते हैं स्टॉक फुटेज या स्टॉक इमेज के तौर पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है मूवी जेन, यानी एक तरह से मूवी जनरेटर। आप टेक्स्ट में लिख के दीजिए, यानी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दीजिए और उसको ये इमेज या वीडियो में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, और वो भी फुल हाई डेफिनेशन में। अभी तो ये 16 सेकंड तक के वीडियो बना रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी बड़े वीडियो बना पाएगा। ऐसी ही एक चीज़ OpenAI ने भी लॉन्च करी थी, OpenAI, जिसका नाम था सोरा। तो सोरा और मूवी जेन आपस में कम्पीट करेंगे। मेटा कंपनी ने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी लॉन्च करा है लेटेस्ट, जिसका नाम है लामा 3.2। लामा 3.2। और जो OpenAI कंपनी है उसने एक प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, जिसमें वो नए नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर रहा है। अभी कौन सी कंपनी है जिसने भारतीय सेना को बंदूक बना के दी है? सब मशीन गन 9x19 mm। इस मशीन गन का नाम है आसमी। आसमी वर्ड आया अस्मिता से। अस्मिता मतलब होता है प्राइड यानी गर्व, तो वहां से ये वर्ड आया। ये बंदूक हल्की फुल्की है, 2.4 किलो की है। इसको बनाया है लोकेश मशीन लिमिटेड ने। तो काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारी आर्मी ने लोकेश मशीन लिमिटेड को दिया था। ये कंपनी 1983 में बनी थी और ये कंपनी हैदराबाद में लोकेटेड है।
ये कंपनी हैदराबाद में लोकेटेड है, इसका नाम है लोकेश मशीन गन। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने महाराष्ट्र में स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन बढ़ाने के लिए तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने के लिए लोन दिया है महाराष्ट्र को $42 मिलियन का? यानी कोस्टल मैनेजमेंट, रिवर इरोजन ना हो, मृदा अपरदन ना हो, तो जलवायु परिवर्तन जो है उससे होने वाला जो नुकसान होता है तटों पे वो ना हो, लोकल जो कम्युनिटी है उनको फ़ायदा हो। तो ये महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलियंट कोस्टल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। इसके लिए एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र को लोन दिया। इससे पहले आपको बता दूं, महाराष्ट्र को $500 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही दिया था वहाँ पे हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। और अभी अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश को लोन दिया है $162 मिलियन का, वहाँ पे 5 जिलों में पर्यटन को मजबूत करने के लिए, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला। भारत कौन से कंट्री के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र लगा रहा है? जो ये सेमीकंडक्टर जो ये बनेंगे ये मिलिट्री हार्डवेयर में इस्तेमाल होंगे। ये जो चिप्स बनेंगे सेमीकंडक्टर चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, तो मिलिट्री हार्डवेयर में इस्तेमाल होंगे, इसलिए काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से बना रहा है। तो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, और ये जो सेमीकंडक्टर चिप होंगे इनका नाम होगा शक्ति। तो ये प्लांट कहाँ लगेगा? ये लगेगा जेवर, गौतम बुद्ध नगर यूपी में, जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है जेवर यूपी में। भारत और अमेरिका मिलकर से लगा रहे हैं, तो आंसर है अमेरिका। भारत की तरफ से 2 कंपनियां, एक का नाम है भारत सेमी और एक का नाम है थर्ड आईटेक और एक का नाम है भारत सेमी। और अमेरिका की तरफ से यूएस स्पेस फोर्स, वो मिलकर इस प्लांट को लगा रहे हैं। यहाँ पे 50,000 चिप हर साल बन पाएंगे। 50,000 यूनिट एवरी ईयर यहाँ पे बन पाएंगे। 50,000 चिप्स यहाँ पे हर साल बन पाएंगे। निम्नलिखित में से किसने माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में अपनी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल प्राइज जीता है? नोबेल प्राइज का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा है, जो कि स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे। राइट, अल्फ्रेड नोबेल, सुना ये नाम आपने, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। इनकी जो पुण्यतिथि होती है, डेथ एनिवर्सरी, 10 दिसंबर को, उस दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है अलग अलग फील्ड में, जैसे फिजियोलॉजी मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, नोबेल पीस प्राइज हो गया, ये सब। तो ब्रिटेन, ये जो अवार्ड इस बार मिला है, ये मिला है अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को, जिनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन। ठीक है, इनकी नेशनलिटी नहीं पूछते हैं कभी भी, ज़्यादा नाम पूछ सकते हैं और क्यों मिला ये। तो देखो, हमारे शरीर में क्या होता है, डीएनए जो होता है हमारा, वो संदेश पहुंचाता है आरएनए तक, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन्स बनवाता है उस कार्य को करने के लिए, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब इन्होंने कुछ ऐसे छोटे आरएनए, माइक्रो आरएनए खोजे हैं जो जीन रेगुलेट करते हैं, राइट। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्होंने डिस्कवरी करी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे अंदर जो सेल हैं सब में सेम डीएनए, ठीक है, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जो नर्व सेल बन जाते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो मसल के सेल बन जाते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि माइक्रो आरएनए होते हैं और वो हमारे जीन्स को रेगुलेट करते हैं। अब जो भी नोबेल प्राइज जीतता है उसे 11 मिलियन, स्वीडन की करेंसी है क्रोन, जिसे क्राउन बोला जाता है, प्रोनाउंस होता है क्राउन, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का अवार्ड मिलता है। और ये जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज मिलता है, ये इस इंस्टीट्यूट में दिया जाता है स्वीडन के, जिसका नाम है कैरोल, यानी अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे होती है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये प्राइज दिया जाता है। अंडरस्टूड दैट? तो ये है हमारा नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज जितने भी हैं सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इस बार ऑफिशियल सेलिब्रेशन कहाँ पे हुए थे? तंबारम, चेन्नई में। चेन्नई के तंबारम में जो हमारा वायुसेना स्टेशन है, वहां पे ऑफिशियल सेलिब्रेशन इस बार हुए थे। तो 92वीं बार जो है ये मनाया गया, तो आंसर है 92nd। और इस बार हमारे भारतीय वायुसेना का दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2 योजनाओं का नाम पलट दिया है। एक है रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, ये आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। इस स्कीम को पहले रीप बोलते थे, यानी रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट। इसका नया नाम होगा ग्रामोत्थान योजना, ग्राम जमा उत्थान यानी ग्रामोत्थान, विलेज डेवलपमेंट, ग्रामोत्थान योजना इसे कहा जाएगा। ये योजना क्या है?
ये योजना 2021-22 में शुरू हुई थी। अगर आपको उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में बिजनेस शुरू करना है तो उसमें 50% तो सरकार आपको लोन दिलवा देगी। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए से आपको बिजनेस शुरू करना है गांव में, तो 50% तो लोन मिल जाएगा। 20% आपको अपनी जेब से लगाना है, यानी 20% जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, उसे अपनी जेब से लगाना है, और 30% सरकार आपको छूट दे देगी। यानी 10 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 लाख का तो बैंक से लोन मिल जाएगा, 2 लाख आप अपनी जेब से लगाओ और 3 लाख रुपए सरकार माफ कर देगी, यानी कैशबैक दे देगी आपको। इसका नाम है रीप। अब इस योजना का नाम हो गया है ग्रामोत्थान योजना। एक योजना और है जिसको बोलते थे रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर योजना, इसका नाम बदलकर हो गया मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। ये भी वैसी ही है, इसमें ग्रामीण जो युवक हैं उन्हें उद्यमी बनने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दोनों मिलता है, और ये योजना भी 2021-22 में शुरू हुई थी। तो ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर, रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर, इसका नाम बदल के हो गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक बहुत ही जाना माना MBA कॉलेज है जो मेनली फॉरेन बिजनेस वगैरह के बारे में आपको बताता है। यहाँ पे आप इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च, ट्रेनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एजुकेशन, ये सब पढ़ते हैं, और दिल्ली में है मेनली। बट इनके 2 कैंपस कोलकाता, एक तो कोलकाता में कैंपस है IIFT का, और एक काकीनाडा में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, लेकिन हेडक्वार्टर और जो मेन कॉलेज है वो दिल्ली में है। तो 1963 में बना था IIFT, और एक समय था जब मैंने 2000 आई थिंक 2011 का साल था जब मैंने भी IIFT का एग्ज़ाम दिया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने IIFT का दिया था। तो बहुत ड्रीम कॉलेज होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये IIFT। तो खैर 1963 में बना था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। अभी अपना पहला कैंपस खोल रहा है ओवरसीज़। कहाँ पे खोल रहा है? तो ये दुबई में खोल रहा है। और दुबई कहाँ पे है? दुबई UAE में है। दुबई जो है वो UAE में लोकेटेड है, और 2025 तक ये कैंपस शुरू दुबई में हो जाएगा। आपको यहाँ पे भी बता दूं कि दुबई की बात हो ही रही है, तो दुबई में अभी अभी एक टूर्नामेंट हुआ है। कौन सा? तो दुबई ही नहीं बल्कि शारजा में भी हुआ है, और वो था ICC T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का हुआ था। पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में आप जानते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस समय, शेख हसीना को बाहर निकाल दिया, तो वो सब चल रहा है। तो बांग्लादेश से शिफ्ट करके दुबई और शारजा में शिफ्ट कर दिया था ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, और इसको जीता न्यूजीलैंड ने पहली बार। ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है हर साल, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने जीता। न्यूजीलैंड ने इसे जीता साउथ अफ्रीका को फाइनल में हरा के। वैसे क्या भारत के कोई और भी कॉलेज हैं जो फॉरेन में अपने कैंपसेस खोल रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं। जैसे भारत का पहला जो IIT था जिसने बाहर अपना कैंपस खोला इंडिया के, वो था IIT मद्रास। इसने जंजीबार नाम के शहर में, जो कि तंजानिया का एक बहुत फेमस शहर है, वहां पे अपना कैंपस खोला। और IIT मद्रास अभी अपना दूसरा कैंपस खोलने वाला है कैंडी। कैंडी एक जगह है जो श्रीलंका में है। इसके अलावा आपको बता दूं, भारत का दूसरा IIT जिसने अपना बाहर कैंपस खोला था वो था IIT दिल्ली। इसने आबू धाबी में जो है अपना कैंपस खोला है। आबू धाबी UAE की कैपिटल है। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, इसने युगांडा में अपना कैंपस खोला है। ये इनका पहला ओवरसीज कैंपस है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और अब ये भी खबर आ रही है कि जो IIT खड़गपुर है, IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है, खड़गपुर शहर में, तो वो अपना ओवरसीज कैंपस खोल रहा है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। क्लियर? तो काफ़ी सारे इंडियन आप देख सकते हैं कॉलेजेस अपने बाहर कैंपस खोल रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारी एजुकेशन जो है बाहर भी एक्सेप्टेबल हो रही है। और यहाँ पे आपको बता दूं, UAE ने दुनिया का नहीं, मतलब मिडल ईस्ट का, मध्य पूर्व का, अरब कंट्रीज का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसमें भारत भी इनकी हेल्प कर रहा है। भारतीय नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा संचालित 4 सर्वेक्षण पोत बड़े जहाजों में से दूसरा निर्देशक जिसका नाम है वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह पोत निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर आंसर है, जो कोलकाता बेस्ड है। इनफैक्ट आपको मैंने पढ़ाया था कल के वीडियो में कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने 13 फेरी बनाने का ठेका भी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर को दिया है। ये कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है, हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये शिप डिजाइन करे हैं वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, लेकिन इनका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर। तो जो पहला जहाज था वो कमीशन हो चुका है, डिलीवर हो चुका है इंडियन नेवी को, संधायक। अभी दूसरा हुआ है जिसका नाम है निर्देशक। 4 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तीसरा अभी कमीशन नहीं हुआ है, बन के तैयार है, इसका नाम है इक्षक। और चौथा जो है बन के तैयार है लेकिन कमीशन नहीं हुआ है, इसका नाम है संशोधक। तो ये 4 जहाज हैं, ये 4 जहाज हैं जो हमारी नेवी
को मिलेंगे गार्ड एंड रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर के द्वारा। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यूज होंगे और जरूरत पड़ने पे ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी यूज किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना के 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटल पेंशन योजना में पंजीकरण करा लिया है, मतलब अटल पेंशन योजना को ले लिया है 7 करोड़ लोगों ने। और अभी तक मैं आपको बताऊं, इसी वित्तीय वर्ष में अगर अप्रैल से लेके और सितंबर तक देखें, 6 महीने का समय, और अक्टूबर भी जोड़ लीजिए, अक्टूबर भी खत्म हो गया है, तो अब तक 56 लाख लोग इसी साल अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपको यह बताना है अटल पेंशन योजना को लागू कौन करता है भारत में। पेंशन योजना कोई भी है उसे लागू करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आंसर है ऑप्शन सी। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई थी? सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी थी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की योजना है ये। इसको पीएफआरडीए लागू करता है। वैसे भी पीएफआरडीए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है वो इस योजना को सब्सक्राइब कर सकता है। और आपको प्रीमियम भरना है और जितना प्रीमियम भरेंगे उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी। मिनिमम पेंशन है 1000, फिर 1000 के मल्टीपल में है 2000, 3000, 4000 और मैक्सिमम है 5000। यानी जो मिनिमम पेंशन है वो 1000, मैक्सिमम पेंशन है वो 5000। कम प्रीमियम भरोगे तो कम पेंशन मिलेगी, ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन 60 साल के हो जाओगे तभी मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक ही अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकता है। और पीएफआरडीए एनपीएस को भी मैनेज करता है, राइट। और अब तो एक एनपीएस नया आ गया है जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों के नाम पे वात्सल्य अकाउंट खुल जाएगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में उन्हें मिनिमम 1000 रुपये पर ईयर कंट्रीब्यूट करना है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। समझ में आया? प्रीमेच्योर विड्रॉल भी अलाउड है, 25% ऑफ द कॉर्पस प्रीमेच्योर विड्रॉल भी अलाउड है, यानी पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। इसका मतलब ये है कि 18 साल से पहले कम से कम अकाउंट खोलने के 3 साल के बाद आप 25% उसे पार्शियल विड्रॉ पैसे को कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी अपंगता या दिव्यांगता के लिए, डिसेबिलिटी के लिए। एक बार बच्चा 18 साल का हो जाए तो अगर कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप पूरा का पूरा लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप 20% विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 80% आपको एक एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना है। तो ये है एनपीएस वात्सल्य योजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा करी है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, ये तीसरा कंट्री है जिसने ट्रैकोमा डिजीज को पूरी तरह से इसका उन्मूलन कर दिया है। तो ये कंट्री है भारत। आप कहेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं आता भारत, साउथ ईस्ट एशिया में तो आसियान कंट्री आते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। लेकिन WHO ने पूरी दुनिया को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, उसमें से एक है साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो इसमें इंडिया आता है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की अगर मैं बात करूं तो नेपाल और म्यांमार ये 2 कंट्री हैं जो ट्रैकोमा नाम के डिजीज को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। भारत तीसरा कंट्री है। ट्रैकोमा होता क्या है? तो ट्रैकोमा जो है हमारी आंखों का रोग होता है। मैं आपको आंखें बना देता हूं, याद रहेगा। तो काफ़ी डरावनी आंखें मैंने बनाई हैं। एनीवेज, तो ट्रैकोमा जो है वो आंखों का रोग होता है और ये किससे फैलता है? ये एक बैक्टीरिया से फैलता है। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस जो है वो इस बैक्टीरिया का नाम है और ये एक व्यक्ति से दूसरे में भी फैल जाता है। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो फिर अंधेपन की बीमारी भी आपको हो सकती है। दुनिया में 15 करोड़ लोग हैं जो ट्रैकोमा से पीड़ित हैं और इंडिया के अलावा अभी कुछ 19 कंट्री और हैं जो इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर चुके हैं। और अगर मैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करूं तो नेपाल और म्यांमार के बाद भारत तीसरा कंट्री है जिसने ट्रैकोमा को पूरी तरह से जिसका उन्मूलन किया है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को। भारत ने ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में स्टार्ट किया था, तो काफ़ी समय लगा है हमें ट्रैकोमा जो है उससे निपटने में। आपको बता दूं ट्रैकोमा समय के साथ अब कम डेडली हो गया है। पहले जितने भी व्यक्तियों को ट्रैकोमा होता था 5% उसमें अंधे हो जाते थे, लेकिन अब जितने भी लोगों को ट्रैकोमा होता है उसमें से सिर्फ 1% अंधे होते, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह अच्छी आ गई हैं, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है। तो ये उतना डेंजरस नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी काफ़ी डेंजरस है। फिर भी इसको कम नहीं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोटी बात यह है। भारत ने निक्षय पोषण योजना के तहत तपेदिक रोगियों के लिए पोषण सहायता हेतु कितने रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है? बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों का रोग होता है। पेशेंट सूखी खांसी करता रहता है लगातार कई दिनों तक और फिर वो आगे भी फैल सकता है। फेफड़ों से वो रक्त में भी जा सकता है, जिसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और काफ़ी लोग भारत में इससे मरते हैं। भारत में लगभग 25 लाख लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है।
जो हर साल होता है, हर साल नए पेशेंट 25 लाख ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं और हमें ट्यूबरकुलोसिस को भारत से खत्म करना है 2025 तक। अब क्योंकि 2025 अगले ही साल है तो ये होता नहीं दिख रहा है, ऑनेस्टली आपको बताऊं। और भारत सरकार भी कह रही है कि हाँ, उन्हें ये डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ सकती है। अब ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं क्षय रोग, शुद्ध हिंदी में इसे क्षय रोग कहा जाता है। अब हिंदी में क्या होता है, अगर आप किसी शब्द के आगे नी लगा दें तो मतलब वो खत्म, यानी उसका उल्टा। तो निक्षय मतलब ट्यूबरकुलोसिस खत्म, इसलिए इसको निक्षय पोषण योजना बोलते हैं। ये हमें ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना है। ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहा जाता है, राइट। तो इसमें सरकार खर्चा करेगी 1040 करोड़ रुपए। किस चीज में खर्चा करेगी? इस चीज में खर्चा करेगी निक्षय पोषण योजना। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, ये व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, भारत सरकार इसे 500 रुपए महीना देती है। अगर एक गरीब है मान लो, तो इसे 500 रुपए महीना भारत सरकार देती है, जिससे ये अपना पोषण, अपना खाना पीना अच्छा रख सके। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में आपको अच्छी डाइट चाहिए, आपको जो है पहले ही आपका जो है स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो गरीब आदमी जो है उसे 500 रुपए महीना अब तक सरकार दिया करती थी, लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ा के 1000 रुपए महीना कर दिया है। 1000 रुपए महीना कर दिया है। मैं रिपीट करता हूं, ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं उनको प्रॉपर पोषण जिससे वो ले सकें, सरकार 1000 रुपए महीना नकद, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, नकद पैसों का जो हस्तांतरण होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके थ्रू बैंक अकाउंट में डलवाती है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के, जिससे वो अपना पोषण ठीक कर सकें। 1000 रुपए महीना कर दिया है। पहले ये अमाउंट सिर्फ 500 रुपए महीना था कैश। इसके अलावा एक चीज और स्टार्ट हुई है अभी, वो क्या, उसको बोला गया है एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे को वीकनेस लगती है, तो कई बार माँ बाप बॉर्नविटा पिला देते हैं, हॉर्लिक्स पिला देते हैं, बूस्ट वगैरह पिला देते हैं। मतलब मेरे टाइम में तो यही सब आता था, अब तो बहुत कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने। मुझे याद है हॉर्लिक्स वगैरह ये सब काफ़ी फेमस थे हमारे टाइम में, 60-70% बच्चे शायद हॉर्लिक्स ही पीते थे उस समय। तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट है, इन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कहा जाता है। आजकल इनके लिए एक न्यूट्रासूटिकल वर्ड भी यूज होता है कई बार। तो ट्यूबरकुलोसिस में जो पेशेंट हैं, हर साल 25 लाख पेशेंट है जैसा मैंने आपको बताया, और 25 लाख में से 12 लाख ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हर साल ऐसे हैं जिनका वजन कम हो जाता है, यानी उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कम हो जाता है। अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम है, तो सरकार उन्हें एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देगी। इसमें 3000 रुपए से 6000 रुपए तक का खर्चा आएगा, लेकिन सरकार वो करेगी। ये पेशेंट्स को कैश नहीं मिलेगा 3000 से 6000, ये उनको एक तरह से पाउडर वगैरह मिलेगा, जो भी एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है वो मिलेगा, अब तक नहीं मिलता था। तो ये एक और चीज करी है इसमें, और ये सिर्फ 2 महीनों के लिए मिलेगा। ये सिर्फ 2 महीनों के लिए मिलेगा। इसमें भी सरकार अच्छा खासा खर्चा कर रही है। एक पेशेंट के ऊपर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि 3000 रुपए से, जेपी नड्डा, उन्होंने बताया कि 3000 से 6000 रुपए तक का खर्चा है इसमें एक पेशेंट का 2 महीने का, लेकिन सरकार वो करेगी। और कैश मिलेगा 1000 रुपए महीना, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये भी एक चीज करेगी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका वजन कम है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कम है। तो 1040 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा सरकार इसमें करेगी निक्षय पोषण योजना में। और ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, निक्षय पोषण योजना? क्या ये अभी की योजना है? जी नहीं, ये योजना अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी थी। ये योजना हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। और बस इसमें मेनली तो आपको यही याद रखना है निक्षय पोषण योजना में। हाँ, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित। केंद्र प्रायोजित मतलब होता है पैसा डिवाइड होता है 60:40 के रेशो में। 60% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है निक्षय पोषण योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो जो मशीन लर्निंग है, मतलब ये जो 2 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया। मशीन लर्निंग में बहुत सारे इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई जिससे मशीन लर्निंग को बढ़ावा मिला, और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मजबूत करती है। तो एक तो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन हॉपफील्ड, और एक जेफरी हिंटन है जो कि ब्रिटिश कैनेडियन है। डुअल सिटीजनशिप है इनके पास, ब्रिटेन की भी है और कनाडा की भी है। तो इन्होंने मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी सारी डिस्कवरी और इन्वेंशन किए हैं। और इनफैक्ट आजकल तो मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी जैसे एक आदमी का दिमाग सोचता है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग भी सोच सकता है। इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। जैसे हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो जो हॉपफील्ड है उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया है, यानी कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी मेमोरी कि कंप्यूटर जो है उसमें मेमोरी आ जाए, वो आदमी की तरह सोच पाए। और जो जेफरी हिंटन है, इन्हें तो हम गॉड फादर बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
गॉडफादर बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये अवार्ड भी इन्हें 10 दिसंबर को मिलेगा। मेडिसिन फिजियोलॉजी वाला भी 10 दिसंबर को मिलेगा, क्योंकि इस दिन जो नोबेल प्राइज जिनके नाम पे रखा है अल्फ्रेड नोबेल, उनकी पुण्यतिथि होती है, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो इसमें अगेन 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, लिखते हैं क्रोन, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका क्राउन, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का प्राइज मनी भी इन्हें मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, बस इनके नाम का रट्टा लगाना है बेसिकली आपको, नोबेल प्राइज विनर। WHO ने इनकी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, मैंने आपको बताया था ना कि WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हम आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हम आते हैं। 11 कंट्री हैं इसमें, ये हैं वो 11 कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, साउथ कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते। राइट, एक्चुअली ये नॉर्थ कोरिया है, DPR के, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPR के नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं, तो ये नॉर्थ कोरिया है। तो इसको, ये जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आता है, ठीक है। तो इंडिया भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आता है। अब इनकी असेंबली हुई थी 77वीं, कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो इस बार जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है WHO का, उनकी असेंबली 77वां सत्र हुआ था उनका, वो दिल्ली में हुआ था। और इसका चेयरमैन कौन बनाया गया? इसका चेयरमैन बनाया गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए WHO के JP नड्डा, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। तो JP नड्डा इज द आंसर। हाल ही में कौन सी कंपनी है जो ताइवान की कंपनी पावर चिप के साथ मिलके, जिन्होंने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है? कहां पे? गुजरात के ढोलेरा में। गुजरात के ढोलेरा में, ढोलेरा जो है वो एक ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, राइट। तो ये ताइवान की कंपनी है पावर चिप, इसके साथ मिलके ये लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ग्रीन फील्ड, यानी बिल्कुल ब्रांड न्यू स्क्रैच से बनी है फैक्ट्री, फैब बनाएंगे। फैब मतलब वेफर बनाएंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? ये बनाएगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, और ये इनकी क्षमता है 50,000 वेफर पर मंथ बनाने की, 50,000 वेफर पर मंथ बनाने की। यहां पे आपको एक और बताता हूं, भारत और अमेरिका मिलके भी सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे जिनका नाम है शक्ति चिप, शक्ति फैब या शक्ति चिप आप इन्हें बोल सकते हो। ये फैक्ट्री यूपी के जेवर में लगेगी, जहां पे एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो भारत की तरफ से कौन सी कंपनियां हैं इसमें? भारत की तरफ से 2 कंपनियां हैं इसमें जिन्होंने इसको साइन करा है। एक का नाम है भारत सेमी और एक का नाम है थर्ड आई टेक, और अमेरिका की तरफ से है US स्पेस फोर्स। तो ये मिलके नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चिप बनेंगे हमारे मिलिट्री हार्डवेयर में इस्तेमाल होंगे। महाकुंभ के लिए बहुरंगी एक लोगो बनाया गया है, देखिए कितना खूबसूरत लोगो बनाया है, कि देखते ही रहें, इतना खूबसूरत लोगो महाकुंभ का बनाया है। तो आपको बताना है ये कहाँ पे है महाकुंभ, ये प्रयागराज में होगा। इस लोगो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इस लोगो में क्या क्या आपको दिख रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको? तो इसमें आपको दिख रहा है 3 नदियां मिल रही हैं, 1, 2 और ये 3, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम, त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है। इसमें आपको एक कलश दिख रहा है जिसको अमृत कलश कहा जाता है, अंग्रेजी में कलश को बोलते हैं उर्न। इसमें आपको संत महात्मा दिख रहे हैं जो डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में, तो यानी अंग्रेजी में इन्हें सियर कहा जाता है या सेज कहा जाता है, संत महात्माओं को। तो ये सब इसमें आपको दिख रहा है। और इसमें जो है अक्षय वत का पेड़ भारत में कई जगह पे है, लेकिन प्रयागराज में भी है, बहुत पुराना पेड़ है। ऐसा माना जाता है इस पेड़ के नीचे बहुत सारी कहानियां हैं वैसे तो। एक कहानी ये भी है कि भगवान राम ने भगवान दशरथ, मतलब उनके पिता दशरथ का जो पिंड दान किया था इसी पेड़ के नीचे किया था, ऐसी भी मान्यताएं हैं। तो इसमें काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक हनुमान जी की भी आपको एक वो देखने को मिलेगी छवि। तो काफी खूबसूरत लोगों ये तैयार किया गया है, राइट। और ये अमृत कलश आपको पता ही होगा, इसके पीछे स्टोरी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था कलश में देवताओं के बीच, और दोनों को पीना था, असुरों को भी और देवताओं को भी। फिर लड़ाई हुई, फिर विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार बनाया, वो सब कहानियों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लोगो है। कुंभ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसको महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? पिछली बार महाकुंभ कब हुआ था? 2013, यानी 12 साल के बाद हो रहा है महाकुंभ। इस बार बिल्कुल मत छोड़ना, 2025 में हो रहा है, 12 साल के बाद। हाँ, कुंभ तो होता है, हर 3 साल बाद होता है कुंभ, और 4 जगह पे होता है। तो प्रयागराज में होता है संगम के किनारे, हरिद्वार में होता है गंगा नदी के किनारे, नासिक में होता है गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन में होता है शिप्रा नदी के किनारे। यानी कुंभ हर 3 साल बाद होता है 4 जगह पे, तो टोटल 12 साल का साइकिल है। लेकिन महाकुंभ 12 साल के बाद होता है। और सरकार कह रही है कि प्रयागराज में, आपको याद है 2019 में वो हुआ था अर्ध कुंभ, तब 15 करोड़ लोग आए थे। इस बार सरकार कह रही है 30 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, 30 करोड़।
मतलब कितनी होती है आबादी, 30 करोड़, आप खुद सोच सकते हैं। और बचपन में आपको याद होगा, खैर हमारे टाइम में तो जब फिल्में बनती थी तो उसमें कहते थे कुंभ के मेले में खो गए, एक ऐसी भी कहावत सुनने को मिलती थी, यानी इतनी भीड़ होती है। समझ में आया? तो प्रयागराज में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय किस स्थान पे खोला है? बंजारा कौन होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। ये पोहरा देवी करके एक जगह है, पोहरा देवी। असल में क्या है ना, बंजारा एक कम्युनिटी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह, इनकी उत्पत्ति राजस्थान के मेवाड़ में हुई। बंजारा जो समुदाय है, इनको नोमैड भी कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, एक जगह पे नहीं रहते। और इनके कई व्यवसाय थे, जानवरों को भी चराते थे, व्यापारी भी हुए, पशुओं का रख रखाव भी इन्होंने किया, इवन ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा करते थे, यानी सामान की आवाजाही वगैरह, नाव वगैरह भी चलाते थे, कार्ट चलाते थे, ठेला जिसे कहते हैं, ठेला गाड़ी चलाते थे, कैमल रखते थे, ऊंट चलाते थे, जो बुल होते हैं, ऑक्सन, बैल जिन्हें कहते हैं, बैल भी चलाते थे ये। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के गुणी लोग रहे हैं, इनको बंजारा कहा जाता है। अब बंजारा जो समुदाय है, इनका 3000 साल पुराना इतिहास है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक म्यूजियम बनवाया है जिसका नाम है बंजारा विरासत, यानी यहाँ पे बंजारा जो समुदाय है उनकी विरासत दिखाई जाएगी। और इस म्यूजियम का नाम रखा है नागरा। ये महाराष्ट्र के वाशिम जिले में इसका उद्घाटन हुआ है, तो आंसर है वाशिम जिला। एक जगह का नाम है पोहरा देवी जो वाशिम जिले में आती है। तो बंजारा समुदाय के बहुत सारे संत भी हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं बड़े बड़े, उनके भी यहाँ पे फोटो स्टैचू वगैरह लगाए जाएंगे, राइट। तो इनके कई सारे बड़े बड़े धार्मिक गुरु वगैरह जो हैं वो, इनका इतिहास, इनकी लिखी हुई किताबें, इनकी सब चीज़ें, जैसे इनके संत सेवालाल महाराज बहुत बड़े इनके वो हैं, संत हुए हैं, संत सेवालाल महाराज बंजारा समुदाय के स्पिरिचुअल लीडर थे। ऐसे ही राम राव बापू महाराज जो अगेन इनके बहुत बड़े संत थे। और संत सेवालाल महाराज और राम राव बापू महाराज दोनों की जो श्राइन है वो यहीं पे है, राइट। तो पोहरा देवी नाम की जगह पे काफ़ी ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है बंजारा समुदाय के लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में एक जगह है भैरुंदा, ये वहां पे गए थे भैरुंदा में। वहां पे उन्होंने रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आवास सखी। ये किस योजना के तहत ये ऐप लॉन्च हुई है? आवास सखी। आवास सखी जो योजना है, आवास सखी जो मोबाइल ऐप है, उसकी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह की होती है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक शहरी। शहरी का जो दूसरा चरण है और ग्रामीण का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो गया है। ग्रामीण वाले में हमें 2 करोड़ घर और बनाने हैं अभी अगले 5 सालों में, और शहरी वाले में हमें 1 करोड़ घर और बनाने हैं अगले 5 सालों में। यानी टोटल प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें 3 करोड़ घर का निर्माण और करना है अगले 5 सालों में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू करता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और शहरी वाले को करता है हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। साथ ही साथ आरसेटी भारत के हर जिले में भारत में लगभग 800 जिले हैं, 800 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, तो हर जिले में एक आरसेटी स्थापित किया गया है। आरसेटी क्या होता है? आरसेटी बोलते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जो ग्रामीण युवा हैं उनका कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन किया जाता है, तो इनको बोलते हैं आरसेटी। तो मध्य प्रदेश में 5 नए आरसेटी जो हैं वो शुरू किए गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आया आरसेटी का, ये रुड सेटी से आया। रुड सेटी बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कर्नाटक में सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक और मंजुनाथेश्वर ट्रस्ट ने मिलकर शुरू किए थे। तो रुड सेटी स्टार्ट किया गया था पहले, रुड सेटी से फिर कॉन्सेप्ट आया आरसेटी का। अब भारत के हर जिले में हमें एक आरसेटी स्थापित करना है और 5 अभी मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मध्य प्रदेश में अभी 500 किलोमीटर की सड़कें भी बनाई गई हैं। तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राम सड़क योजना, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण चल रहा है अभी, चौथा चरण शुरू हुआ है अभी। तो ये योजना स्टार्ट हुई थी सन 2000 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राइट। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो स्टार्ट हुई थी सन 2000 में। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो अगेन ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो अभी जो चौथा चरण चल रहा है इसका, वो कब से कब तक चलेगा? तो वो चलेगा अभी मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 से लेके
2028-29 तक, यानी वित्तीय वर्ष 2029 तक इसमें हमें कितनी सड़कें बनानी है? इसमें हमें 62,500 किलोमीटर की नई सड़कें बनानी है। और इतनी सड़कें बनाकर हमें ग्रामीण इलाकों में 25,000 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़क नहीं जाती, उनको कनेक्ट करना है। ये 25,000 जगह कौन सी होनी चाहिए? ये अगर मैदानी इलाका है तो वो जगह जहाँ पे कम से कम 500 लोग रहते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट या हिली इलाका है तो कम से कम 250 लोग जहाँ रहते हैं, और अगर नक्सलवाद वाला इलाका है तो कम से कम जहाँ पे 100 लोग रहते हैं। ऐसी 25,000 जगह को हमें 62,500 किलोमीटर की सड़कें बना के 2028-29 तक कनेक्ट करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ यानी चौथा चरण जो उसका चल रहा है उसके तहत क्लियर हुआ आपको ये एकदम? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसी के तहत मध्य प्रदेश में कुछ सड़कें हैं जो अभी बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिफाइड जीनोमिक चिप लॉन्च करी है, जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों की पहचान करना और भारत में डेयरी फार्मिंग में दक्षता बढ़ाना, यानी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाना। तो ये भैंस के लिए भी लॉन्च की गई है, गाय के लिए भी। जो भैंस के लिए की गई है उसका क्या नाम है? उसका नाम है महिष चिप, और जो गाय के लिए की गई है उसका नाम है गऊ चिप। गाय को अंग्रेजी में कैटल या काऊ भी बोल सकते हो, भैंस को बफेलो बोलते ही हैं। तो ये लॉन्च किया है, और ये बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, यानी पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय। पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय। तो जो किसान है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे एनिमल सिलेक्शन को लेके कि कौन सा गाय या भैंस है जो उन्हें चूज करना है। तो ये जो चिप बने हैं यूनिफाइड जीनोमिक चिप, ये इंडियन कैटल ब्रीड्स के लिए कस्टमाइज किए गए हैं, टेलर किए गए हैं। इससे हमारे जो कैटल हैं या बफेलो हैं उनकी क्वालिटी बढ़ेगी और डेयरी फार्मिंग सेक्टर भी मजबूत होगा। तो ये है यूनिफाइड जीनोमिक चिप। क्या करेगा ये? किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों की जल्दी पहचान करने और भारत में डेयरी फार्मिंग दक्षता बढ़ाने में ये मदद करेगा। ये 2 संस्करणों में आती है, गाय के लिए गऊ चिप और भैंस के लिए महिष चिप। अब हम बात करते हैं काफी टेक्निकल चीजें, लेकिन मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझा दूंगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्निक क्या होती है? अभी इंडिया में भी आ गई है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि अगेन हमारे पशुपालन और मछली पालन मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसने बाजार में उतारी है। ये 10 लाख सेक्स सीमेंट खुराक अवेलेबल कराएगा। मार्केट में 250 रुपए की एक खुराक आपको मिलेगी। इससे आप अपनी जो गाय है उसको प्रेग्नेंट यानी गर्भवती करवा सकते हैं। तो ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। पहले उसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल समझना होगा कि जो सेक्स है वो किस तरह से काम करता है, राइट? जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे लड़की होंगे या लड़का, वो कैसे पता चलता है? तो मेल और फीमेल, जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और जो महिलाएं होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है? यानी बच्चा मेल होगा या फीमेल, वो फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, राइट? वो मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो महिला होती है उससे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आ सकता है, वो है X। तो महिला जो है उससे कौन सा क्रोमोसोम आएगा? X। जो पुरुष है उससे X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है, क्योंकि पुरुष होता है XY। अब इन्होंने आपस में संभोग किया। अब जो महिला है उसकी तरफ से सिर्फ X आ सकता है, तो पुरुष की तरफ से डिपेंड करता है। अगर X आया तो XX यानी XX क्या होता है? फीमेल, लड़की होगी। और अगर XY आया, महिला की तरफ से X आया, पुरुष की तरफ से Y आया, तो ये मेल होगा, यानी लड़का पैदा होगा। समझ में आया आपको? तो लड़का होगा या लड़की, ये किस पे निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है मेल की तरफ से, जो पुरुष का जो वीर्य है, पुरुष का जो स्पर्म है, उससे कौन सा क्रोमोसोम आता है। X आया तो लड़की होगी और Y आया तो लड़का होगा। समझ, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, अब यही चीज पशुओं में भी होती है, चाहे गाय, भैंस, हाथी, कोई भी ऐसा जानवर, उनमें भी यही सेम प्रक्रिया होती है। अब एक बात बताओ, डेयरी उद्योग में हम क्या चाहते हैं? मान लीजिए आपके पास एक गाय है और गाय को आप जो है उसका आप प्रजनन करवाएंगे, तो जो बुल है, बुल का जो सीमेन है उससे गाय को गर्भवती करवाया जाता है। तो गाय गर्भवती हो गई। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके पास जो पैदा हो, क्या वो एक बुल हो या एक गाय हो? तो डेयरी उद्योग में तो गाय को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि दूध गाय ही देती है। समझ में आया? तो एक नई टेक्निक आई है जिसका नाम है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। अब सेक्स सॉर्टेड सीमेन क्या होता है? सेक्स सॉर्टेड सीमेन क्या होता है? तो ये बुल है, बुल का ये वीर्य है, बुल का ये सीमेन है, जैसे किसी भी पुरुष का सीमेन होता है, वीर्य होता है।
तो बुल का जो वीर्य होता है, सीमेन होता है या स्पर्म होता है, उसमें अगेन एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। जैसे जैसे मेल में होते हैं एक्स और वाई, महिला में तो सिर्फ एक ही होते हैं, महिला मतलब गाय यहाँ पे, उसमें तो सिर्फ एक्स एक्स ही है। लेकिन जो बुल है उसके पास एक्स और वाई होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ह्यूमन बींग्स में होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फीमेल ही पैदा हो, यानी कि हमें पुरुष का एक्स वाला चाहिए। अब यहां पे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो एक्स और वाई जो ये क्रोमोसोम है, उनमें जो डीएनए होता है उसके वजन में फर्क होता है। समझ में आया आपको? उनके वजन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जो एक्स वाले का डीएनए है, वो उस एक्स वाला जो क्रोमोसोम होता है उसमें 3.8% डीएनए ज्यादा होता है, और जो वाई वाला है उसमें डीएनए कम होता है। यानी एक्स वाले का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है और वाई वाले का वजन थोड़ा सा कम होता है। तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री, राइट? तो हम एक्स और वाई को जो है वो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, अब आपने क्या किया, यहां पे एक्स और वाई को अलग कर लिया। यानी आप अगर बुल है उसके सीमेन का वो वाला पार्ट निकाल लो जिसमें एक्स ज्यादा है, और ये वाला गाय की गर्भवती करा दो। तो गाय को जब इससे गर्भवती कराओगे तो चांसेस यही हैं 90%, देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 90% चांस फिर यही होते हैं कि आपको एक गाय ही पैदा होगी, यानी फीमेल ही पैदा होगी, आपको बुल पैदा नहीं होगा। इसको बोला जाता है सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें फीमेल चाहिए डेयरी उद्योग में, तो हम बुल का जो क्रोमोसोम है एक्स वाई, उसका एक्स वाला पार्ट निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं फ्लो साइटोमेट्री करके, और उससे फिर एक्स वाले की हम खुराक बना देते हैं, और वो खुराक हम अपनी जो गाय है उसको वो करते हैं, उसमें डाल देते हैं। आपने देखा होगा गौशाला में गाय को ले जाते हैं, वहां पे फिर जो बुल का जो सीमेन है वो डाला जाता है जिससे वो गर्भवती होती है। तो ये वो खुराक है जिससे इसको गर्भवती करवाया जाता है। फिर 90% चांस ये है कि जो गाय है वो फीमेल, मतलब फीमेल गाय ही जन्म लेगी। इसको सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्निक कहा जाता है। अब ये जो खुराक बनेंगी, ये जो खुराक बनेंगी एक्स वाली, जो मैंने आपको बताया अभी, 10 लाख सेक्स्ड सीमेन खुराक बनेंगी, और एक खुराक 250 रुपए की है। यानी सिर्फ 250 रुपए में आप अपनी गाय को गर्भवती करा सकते हैं, और चांसेस ये हैं 90% कि जो बच्चा होगा वो एक गाय ही होगा। अब ये इंडिया में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो भारत में इसको कौन लागू कर रहा है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये हमारे पशुपालन मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो मैंने कोशिश की कि आपको आसान शब्दों में जो है इसको समझा दिया जाए, काफी टेक्निकल चीज थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर एक नया वाइल्ड टाइगर रिजर्व बना है। ये कहां पे बना है? ये बिहार में बना है, तो आंसर है बिहार। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में अभी बात करें तो सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में आता है, वेस्ट चंपारण में आता है। अब ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी बड़ी है, इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, तो बिहार का ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर और रोहतास 2 जिलों में फैली हुई है, इतनी बड़ी है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगेन बहुत ही ज्यादा विशाल है ये, इनफैक्ट बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। इसको 1979 में बनाया गया था, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जब आप पास करेंगे तो पहाड़ भी आते हैं वहां पे, विंध्याचल के पहाड़। तो जो विंध्याचल के पहाड़ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला भी जो पहाड़ हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जब आप यूपी की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक दूसरे में कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? चंद्रप्रभा, जैसे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म होगी और आप बिहार से बाहर निकले यूपी की तरफ, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हो जाती है। अब ये बिहार की दूसरी टाइगर रिजर्व बना दी गई है। और बिहार में अभी अभी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। कहां पे बन रहा है? राजगीर में बन रहा है। बिहार का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी और पहला बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोनों राजगीर में बन रहे हैं। इसका उद्घाटन, इसकी नींव अभी अभी रखी थी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में नीतीश कुमार जी ने। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 को अधिसूचित किया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष की मौजूदगी समय सीमा जिसके भीतर पेंशन भोगी लेख प्रस्तुत कर सकते थे, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये समझो आप कि अनुभव नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। अनुभव नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2015 में। किसने बनाया था? तो हमारा एक मंत्रालय है, पहले तो विभाग की बात करते हैं। विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, यानी पेंशन और
पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अधीन। लोक शिकायत, पेंशन और कार्मिक मंत्रालय के अधीन ये विभाग काम करता है। तो इस विभाग ने अनुभव नाम का प्लेटफॉर्म बनाया 2015 और अनुभव अवार्ड दिए पहली बार 2016 में। अब ये अनुभव अवार्ड क्या होते हैं? मान लीजिए आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं, आप किसी सरकारी कार्यालय में, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कार्यालय, विभाग, मंत्रालय वगैरह में काम करते हैं, तो आपको क्या है? आपको है अनुभव। अब आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो सरकार आपसे जानना चाहती है कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कोई ऐसे एरिया हैं जहां पे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रेशियस है आपका फीडबैक। आप इसको एक राइटअप के तौर पे एक कागज पे लिख के दे दीजिए हमें। अब सवाल ये है आप कितने समय सीमा में इसको दे सकते हैं। तो पहले ये था आपकी जो रिटायरमेंट डेट है आप उसके 8 महीने पहले और 1 साल के बाद रिटायरमेंट के आप उसे दे सकते हैं, यानी 12 महीने बाद और 8 महीने पहले, यानी 20 महीने की अवधि थी। आप अगर रिटायर होने में आपके 8 महीने बचे हैं और रिटायरमेंट होने के 1 साल, इन 20 महीनों में आप लिख के दे सकते हैं। लेकिन अब क्या करा है? अब ये जो 1 साल का टाइम था इसको बढ़ा के 3 साल कर दिया है। यानी आप रिटायरमेंट के 8 महीने पहले और रिटायरमेंट होने के 3 साल के अंदर अंदर इसको लिख के दे सकते हैं अपना अनुभव। अनुभव पोर्टल पे आपको जाना है, वहां पे लिखना है और उसमें आप सुधार के जो एरिया है वो बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा वो बताइए, क्या कमियां हैं वो बताइए, तो सरकार आपको पुरस्कृत करेगी। तो अनुभव अवार्ड सेरेमनी भी होती है। अनुभव अवार्ड कौन देता है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सोनेल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अधीन काम करता है। इनफैक्ट इस साल भी 7वें अनुभव अवार्ड दिए गए थे। पहली बार अनुभव अवार्ड 2016 में दिए गए थे और अनुभव प्लेटफॉर्म 2015 में बना था। तो इस साल भी काफी सारे अनुभव अवार्ड जो हैं वो दिए गए थे। अंडरस्टूड दैट? तो ये है अनुभव अवार्ड। अब इसमें क्या किए गए हैं, जो रिटायरमेंट के पहले 1 साल के अंदर अंदर आपको देना होता था लिख के राइटअप, लेकिन अब आप उसे 3 साल के अंदर दे सकते हैं। यानी अब टोटल महीने कितने हो गए? 36 महीने बाद में और 8 महीने पहले, यानी आपको 44 महीनों का टाइम दिया गया। भारतीय सेना ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में एक नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली है? ये इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में खोली है। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए 2 वर्ड आप अक्सर सुनेंगे, एक होता है इन्फेंट्री और एक होता है आर्टिलरी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन्फेंट्री मतलब होता है जो छोटी कम दूरी के लिए यूज होता है, जैसे बंदूक। अगर मान लो हमारी कोई सेना का जवान है वो बंदूक चला रहा है तो वो इन्फेंट्री है। बंदूक है, राइफल है, हाथ में कोई चीज है, तो वो इन्फेंट्री में आता है, राइट। आर्टिलरी होता है दूर के लिए, जैसे तोप, ये आप देख रहे हैं, इसको तोप कहा जाता है, तोप। तो आर्टिलरी बोला जाता है उसे, तोप को। और इन्फेंट्री बंदूक, राइफल वगैरह इनको बोला जाता है। अब आर्टिलरी फायरिंग रेंज है, मतलब क्या है? तोप चलाने के लिए एक नया एरिया बनाया है जहां से आप सीधे तोप चला सकते हैं, तवांग। तो तवांग में इसको, अरुणाचल प्रदेश में इसको स्थापित करा है, एकदम तिब्बत या चाइना बॉर्डर पे ही लगता है तवांग, राइट। तो ये आंसर है इसका। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार एक चिड़ियाघर है जिसको बोलते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग में लोकेटेड है, पश्चिम बंगाल में। पद्मजा नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू की बेटी थी पद्मजा नायडू, इनके बारे में पढ़िए कभी। तो अब पद्मजा नायडू चिड़ियाघर जो है, यहाँ पे रेड पांडा एक जानवर होता है जो कि सिक्किम का राज्य पशु है, सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा। उसको बचाने के लिए इसका संरक्षण, इसका प्रजनन और ऑगमेंटेशन कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। और फिर ये क्या करते हैं पद्मजा नायडू चिड़ियाघर वाले, रेड पांडा का प्रजनन करवाते हैं आपस में, उनकी संख्या बढ़ाते हैं और फिर उनको नेशनल पार्क में छोड़ देते हैं। जैसे सिंगल लीला नेशनल पार्क है, सिंगल लीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में पास में, ये वहां पे छोड़ाते हैं, तो उससे उनकी संख्या बढ़ती है। अब इनके इस एफर्ट को, इस प्रयास को वाजा संरक्षण और पर्यावरण स्थिरता पुरस्कारों में जो टॉप 3 फाइनलिस्ट हैं उसमें चुना गया। आपको बताना है रेड पांडा का IUCN स्टेटस क्या है। रेड पांडा का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, यानी लुप्त प्राय। ये जानवर लुप्त प्राय है, हमें इसको बचाना है, वरना हम इसे बचा नहीं पाएंगे। तो अभी जो वाजा है, वाजा क्या होता है? वाजा बोलते हैं, वाजा एक बहुत बड़ा संगठन है, इसे बोलते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। एक्वेरियम होते हैं जहां पे मछलियों को रखा जाता है। तो ये दुनिया में एक बॉडी है जो चिड़ियाघर और एक्वेरियम्स को रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है वाजा। तो वाजा ने अपने जो अवार्ड हैं उसमें टॉप 3, यानी जो कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं, जिनको बोलते हैं वाजा कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, टॉप 3 में रखा है पद्मजा नायडू चिड़ियाघर को, क्योंकि उन्होंने रेड पांडा जानवर को बचाने के लिए काफी अच्छा काम किया है। तो यही सवाल है। और इनकी मीटिंग कहां पे हुई थी? वाजा की 79th बैठक हुई थी इनकी अभी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुई थी।
किस राज्य की सरकार ने ई चिट्ठा नामक एक क्रांतिकारी मंच, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो भूमि लेन देन में पारदर्शिता लेकर आएगा? ई चिट्ठा को असम सरकार ने बनाया है, तो आंसर है असम। ये क्या है ई चिट्ठा? देखो, आप जमीन खरीदते हो तो आपको एक डर लगा रहता है, कहीं ये जमीन इस व्यक्ति की है भी कि नहीं जिसको ये बेच रहा है, यानी उसकी ओनरशिप को लेके, उसके स्वामित्व को लेके आपको कुछ ना कुछ शंका मन में रहती है। तो असम सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ई चिट्ठा। ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा इनकी मोबाइल ऐप पे, जिसका नाम है सेवा सेतु। तो सेवा सेतु ऐप पे जाएंगे तो वहां आपको ई चिट्ठा मिल जाएगा। ई चिट्ठा में आप जो जमीन है, कोई भी जमीन का टुकड़ा असम में, उसकी ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। इससे जमीन की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आएगी। तो ये असम सरकार ने स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग यानी नेशनल स्पेस कमीशन जो भारत का है, उन्होंने 5वां चंद्र मिशन जिसका नाम है लूपेक्स, उसको मंजूरी दी। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इसरो करेगा, किसके साथ मिलके? जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर करेगा। इसमें कोई चांद पे नहीं जाएगा, लेकिन जैसे चंद्रयान था वैसे ही हम इसमें रोवर अपना भेजेंगे, और अच्छा खासा बड़ा रोवर होगा। तो चंद्रमा के ऊपर वो जो नमूने वगैरह है वो स्टडी करेगा, जो डस्ट है, जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, मिट्टी है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे लैंड करेगा हमारा लैंडर, और रोवर भी जाएगा। तो रोवर और लैंडर दो चीज़ें होती हैं। जो लूपेक्स मिशन है ये, इसका जो रोवर होगा उसका वजन 350 किलो होगा। चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान नाम का रोवर था उसका वजन सिर्फ 26 किलो था। और ये वहाँ पे चांद का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको भी स्टडी करेगा, और ये सब काम करेगा लूपेक्स मिशन। तो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर हम इसे करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो रेलवे सुरक्षा बल है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, इसकी 40वीं स्थापना दिवस परेड में भाग लिया। ये कहाँ पे हुई थी? ये नासिक में हुई थी, महाराष्ट्र में। आपको बताना है कि एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है। इसका क्या नाम है? रेलवे सुरक्षा बल की मोबाइल ऐप का नाम है संज्ञान। संज्ञान ऐप क्या करेगा? संज्ञान ऐप के दो काम है। एक, आपस में जो रेलवे सुरक्षा बल है उनके भीतर कम्युनिकेशन को बढ़ाना, संचार को बढ़ाना। दूसरा, जो नए कानून आए हैं, ना अभी जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम वगैरह, उनके बारे में भी जानकारी देना रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को। इज दैट क्लियर? और रेलवे सुरक्षा बल कब बना था? रेलवे सुरक्षा बल बना था 20 सितंबर 1985 को। तो 20 सितंबर 1985 को बना था। 40वां स्थापना दिवस हम इसका मना रहे हैं। और यहां पे आपको यह बताना चाहूंगा कि रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब एक नया फोर्स बन रहा है जिसका नाम है रेल रक्षा दल। ये सुना है आपने? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बना रहा है, रेल रक्षक दल है। तो रेल रक्षक दल ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, उसने बनाया है। अगर ये सफल हो गया तो 18 के 18 रेलवे जोन में इसको लॉन्च किया जाएगा। रेल रक्षक दल क्या करेगा? ये जब ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प करेगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी। यह तो आपको पहले ही पता होगा कि गुजरात के लोथल में, गुजरात में जो जगह है लोथल, ये एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, और रिवर वाला रूट यहाँ से जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा व्यापार नदी के रास्ते से, और फिर आगे जाके आप जानते हैं अरब सागर, तो वो समुद्र के रास्ते से फिर व्यापार होता था। तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है। ये तो मैंने आपको पहले कई बार बताया। इनफैक्ट ये इसकी नींव रखी थी प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में। लेकिन अब सरकार इसका डिटेल्ड प्लान लेकर आई है कि ये बनेगा कैसे। तो ये परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। तो आपको ये बताना है कि ये जो बनेगा, इसको देखने के लिए, इसकी देखरेख के लिए, या जो इसका जो भी ये बनेगा उसको ओवरसी करने के लिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है। इस गवर्निंग काउंसिल का नेतृत्व या इसका हेड कौन सा मंत्रालय होगा? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी हमारा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, वो इसका निर्माण कराएगा। अब ये कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो ये 2 चरणों में बनेगा। एक है फेज 1 और एक है फेज 2। 2 चरणों में बनेगा। फेज 1 भी 2 चरणों में है, फेज 1A और फेज 1B। तो स्टार्ट होगा पहले फेज 1A, फिर फेज 1B और फेज 2। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। तो यहाँ पे एक लाइट हाउस म्यूजियम भी बनेगा जिसमें 266 करोड़ खर्चा आएगा, और ये लाइट हाउस म्यूजियम जो बनेगा फेज 1B में बनेगा। फेज 1B में बनेगा, राइट। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है लाइट हाउस म्यूजियम होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम जो है ये होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं। अच्छा, इसका आर्किटेक्ट कौन होगा? वास्तुकार। इसका वास्तुकार होंगे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर।
मुंबई के आर्किटेक्ट हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। और फेज 1A जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है निर्माण कार्य, वो कौन करेगा? तो इसका निर्माण कार्य करेगा टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा प्रोजेक्ट। वैसे आपको याद होगा जो सेंट्रल विस्ता बना था दिल्ली में, वो भी टाटा ने ही बनाया था, वो भी टाटा ने ही बनाया था। तो अब इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि फेज 1A में क्या बनेगा, 1B में क्या बनेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे फेज 1 में जो है 6 गैलरी बनेंगी, राइट। फिर कुछ रेप्लिका रखे जाएंगे, जैसे हमारा सी हैरियर युद्ध विमान, UH-3 हेलीकॉप्टर, INS निशंक हमारा जहाज, इनके मॉडल बना के रखे जाएंगे वहां पे, इनकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। तो ये जो पहला फेज 1A है ये 2025 तक पूरा हो जाएगा। और इसमें कुछ और चीज़ें भी बनेंगी, जैसे इसमें प्राचीन लोथल टाउनशिप का एक मॉडल बनेगा, लोथल में किस तरह से टाउनशिप होती थी, एक खुली जलीय गैलरी, एक्वेटिक गैलरी होगी, एक जेटी वॉकवे वगैरह, ये सब बनेगा। तो फेज 1 में खर्चा आएगा 1238 करोड़ रुपए। इसमें जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, 13 मेजर पोर्ट है इंडिया के, वो 209 करोड़ रुपए देंगे। रक्षा मंत्रालय जो है वो 178 करोड़ देगा, और संस्कृति मंत्रालय जो है वो 15 करोड़ रुपए देगा। उसके बाद है फेज 1B। तो फेज 1B जो है इसमें 8 गैलरी बनेंगी, टोटल 8 गैलरी बनेंगी। और जैसा मैंने बताया था, लाइट हाउस म्यूजियम भी इसी में बनेगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम होगा। लाइट हाउस होता है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है ना, जो जहाज को रोशनी दिखाती है, वो। और फिर फेज 2 यानी सेकंड चरण में क्या होगा? 4 थीम पार्क बनेंगे, जिसमें समुद्री और नौसेना थीम पार्क, जलवायु परिवर्तन थीम पार्क, स्मारक पार्क और साहसिक और मनोरंजन पार्क, ये सब बनेंगे। इको रिजॉर्ट बनेगा, और इस होटल वगैरह इस तरह की चीज़ें उसमें बनेंगी। तो ये है पूरा हमारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह भी क्रिएट होंगे। और कई कंट्री कह रहे हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे इसको बनाने में, जैसे वियतनाम ने अभी अभी कहा है कि वो इसमें कॉपरेट करेगा, पुर्तगाल ने कहा था आज से 2 साल पहले कि वो इसमें कॉपरेट करेगा। तो कई हमने कंट्री से MOU भी साइन करे हैं जो इसको बनाने में हमारी हेल्प करेंगे, इसको बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। इवन फ्रांस भी कह रहा है इसको बनाने में हमारी हेल्प करेगा। वैसे भी आप जानते हो, देखो फ्रांस में बहुत सारे म्यूजियम हैं। तो खास तौर पे अभी वियतनाम से हमने तो प्रॉपर एक MOU लिख के साइन करा है कि वियतनाम हमारी इसमें हेल्प करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को इसके वर्तमान स्वरूप में जुलाई 2024 से कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है। देखिए क्या है ना, नॉर्मल चावल होता है, उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो एब्सेंट होती हैं। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या आप जानते हैं, वो है कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन की समस्या। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई जो चावल है हमारा, यानी जो राइस है हमारा, उसमें कुछ चीजें जोड़ दी जाएं। तो चावल में 3 चीजें जोड़ दी गई थी, एक तो है आयरन, एक है फॉलिक एसिड और एक है विटामिन B12। तो आयरन की कमी से महिलाओं में खासतौर पे एनीमिया हो जाता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, और B12 वेजिटेरियंस में इसकी कमी काफी देखी जाती है। तो ये 3 चीजें चावल में जोड़ दी गई और इसको नाम दिया गया फोर्टिफाइड चावल। तो ये जो है इसका मतलब, जो ऐसी चीजें चावल में जो प्राकृतिक तौर पे नहीं होती, वो चीजें डाल दी गई थी, राइट। और अब ये फोर्टिफाइड चावल बांटा जाएगा कब तक? ये फोर्टिफाइड चावल जो है ये दिसंबर 2028 तक बांटा जाएगा, यानी 4-4.5 साल ऑलमोस्ट वो बढ़ा दिया इसका, राइट। तो ये सभी सरकारी योजनाओं में जिसमें भी जो भी बांटा जा रहा है वो फोर्टिफाइड चावल ही बांटा जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब ये योजना कोविड के टाइम में स्टार्ट हुई थी 2020 में। इसमें 5 किलो आपको गेहूं या चावल जो है वो सरकार फ्री देती है, और 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है हर महीने। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुई थी। पीक कोविड जब चल रहा था, फर्स्ट वेव कोविड का लॉकडाउन जो हुआ था वो मार्च में हुआ था, मार्च 2020 में। तो अप्रैल में जब पीक कोविड चल रहा था, वेव 1 चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तब सरकार ने स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसके लिए नोडल मंत्रालय है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन जो चावल बांटने का काम करता है यानी इंप्लीमेंट जो इसको करता है वो करता है हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मंत्रालय इसको लागू करता है। तो 5 किलो चावल इसमें फ्री बांटा जाता है, कहीं पे गेहूं, जो भी आपका डाइटरी प्रेफरेंस है। 65% भारत में जो लोग हैं वो चावल पर निर्भर करते हैं, ना कि गेहूं पे। तो फोर्टिफाइड चावल बांटा जाएगा, राइट। तो इस तरह से सरकार ने कहा है कि फोर्टिफाइड चावल ही हम बांटेंगे विभिन्न योजनाओं में। तो एक का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है। बाकी जो भारतीय खाद्य निगम है यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अन्न दर्पण नाम का एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। अन्न दर्पण नाम का
सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है, राइट। और ये पुराने जो सिस्टम था इनका डिपो ऑनलाइन सिस्टम, उसको रिप्लेस करेगा। अब नया सिस्टम आ गया है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए, और ये किसके साथ मिलकर करा है? एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कोफॉर्ज। इनफैक्ट अनदर्पण को बनाएगी भी यही और मेंटेन भी यही कंपनी करेगी, यही कंपनी करेगी। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 2024-25 के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य यानी एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत निर्धारित कुल 6 लाख करोड़ के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। देखो, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? मान लो आपके पास, घर के पास आपकी कोई जमीन पड़ी है, आपने उसको किसी किसान को दे दिया कि भाई आप इस पे खेती करो और मुझे किराया दे देना, या आप जो भी पैदावार करते हो आपको जो प्रॉफिट होता है 1/4 मुझे दे देना। तो वो एसेट मोनेटाइजेशन है, जमीन आपने बेची नहीं ना। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपने अपनी जमीन बेच दी, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो सरकार डिसइन्वेस्ट भी करती है और एसेट मोनेटाइजेशन भी करती है। पहले बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। जैसे सरकार ने टारगेट रखा है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25, उसमें 50,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हमारा टारगेट है। बजट में सरकार बताती है कि कितना पैसा वो रेज करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट करके। तो 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार अपनी कोई कंपनी बेच देगी, कोई कंपनी प्राइवेटाइज कर देगी, किसी प्राइवेट पर्सन को बेच देगी। जैसे अभी एक कंपनी है जो फेरो स्क्रैप, जो उसको बेची है जापान की कोनोके ट्रांसपोर्ट, उसको बेची है। तो इस तरह से सरकार करती है, राइट। लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन बिल्कुल अलग चीज है। एसेट मोनेटाइजेशन में सरकार लीज पे देती है अपने एसेट्स, बेचती नहीं है, राइट। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है पहले समझते हैं। अगस्त की बात है, अगस्त 2021 की बात है। निर्मला सीतारमण ने कहा हमें पैसों की जरूरत है, तो अगले 4 साल में हम 6 लाख करोड़, 6 ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब लाख करोड़, 1 ट्रिलियन रुपए मतलब 1 लाख करोड़, तो 6 ट्रिलियन रुपए या 6 लाख करोड़ एक ही बात है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण ने कहा हम अगले 4 सालों में हम 6 लाख करोड़ रुपया जो है वो जुटाएंगे। कैसे हम जुटाएंगे? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कहा गया इसे, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, यानी अपने एसेट्स को लीज करके, अपने एसेट्स को लीज करके। समझ में आया? तो ये टारगेट उन्होंने रखा। अब यानी फाइनेंशियल ईयर कब चल रहा था? अगस्त 2021 की बात है। अगस्त 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022, फिर फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 2024, और ये इस योजना को खत्म हो जाना है। अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025। 4 साल में हमारा टारगेट कितना था? 6 लाख करोड़ का। अच्छा, 3 साल तो पूरे हो चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर 22, फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24, ये तो पूरे हो चुके हैं। इनमें हमने कितना पैसा जो है वो सरकार ने अचीव करा? तो वो करा 3.9 लाख करोड़। अब हमें आखिरी साल में कितना अचीव करना चाहिए? आइडियली 2.1 लाख करोड़, तभी तो 6 होगा, तभी तो 6 का टारगेट पूरा होगा। लेकिन सरकार ने 2.1 लाख करोड़ का टारगेट नहीं लिया, इनको लगता है ये इतना अचीव नहीं कर पाएंगे, तो 1.9 ट्रिलियन का टारगेट लिया है। यानी कि अभी आखिरी साल चल रहा है इस योजना का, वित्तीय वर्ष 2025, तो इसमें सरकार ने जो टारगेट रखा है अगर हमने वो अचीव कर भी लिया तो 3.9 और 1.9, 3.9 तो अब तक करा है 3 सालों में, और 1.9 अब करेंगे तो 5.8 ही हो पाएगा। हमने टारगेट रखा 6 लाख करोड़, हम अचीव करेंगे 5.8 लाख करोड़, यानी 20,000 करोड़, तो तब भी हमारा टारगेट रह जाएगा, तब भी हमारा टारगेट रह जाएगा। समझ में आया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो 1.9 लाख करोड़ है, 1.9 लाख करोड़ जो है ये कहां से आएगा? तो ये कहां से आएगा? कौन कौन से एसेट हैं जो सरकार, मतलब ये कहां से रेज करेगी सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में? तो जैसे कोयला मंत्रालय जो है मैक्सिमम वहां से ही आएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है। तो सरकार कह रही है कि कोल ब्लॉक मोनेटाइजेशन, जैसे सरकार के जो कोल ब्लॉक्स हैं, सरकार उनको जो खदानें वगैरह हैं वहां से कोयले निकालने का काम दे सकती है किसी प्राइवेट कंपनी को, इस तरह से। तो कोल ब्लॉक मोनेटाइजेशन से आएगा मैक्सिमम 55,000 करोड़। फिर हाईवेज से आएगा, जो हाईवेज हैं वहां से आएगा 54,000 करोड़, 54,000 करोड़, राइट। जैसे मान लो कोई टोल टैक्स का ठेका दे दिया किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि भाई तुम टोल टैक्स का वो करो, मुझे बस इतना देते रहना हर साल। मतलब बहुत तरीके होते हैं सरकार के पास मोनेटाइज करने के। तो हाईवे से आएगा दूसरे नंबर पे 54,000 करोड़। फिर जैसे रेलवेज है, पावर है, या जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह, उनसे मिला के आएगा 46,000 करोड़, इस तरह से। तो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आई होप काफी अच्छे से आपने समझ लिया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगले 5 सालों में
75,000 नए मेडिकल सीटें बनाने के संकल्प के अनुरूप ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों के कितने कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? ईएसआईसी क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी है ये। अगर आप मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अधीन काम करती है। ये है हमारे श्रम मंत्री, ये श्रम मंत्री हैं हमारे मनसुख मांडविया, और ये हमारे खेल मंत्री भी यही हैं। तो कहने का मतलब ये है, ईएसआईसी एक संगठन है जो हमारे श्रम मंत्रालय के अधीन काम करता है। ईएसआईसी की 194th एनुअल मीटिंग अभी अभी हुई थी। तो ईएसआईसी में अगर आप कवर्ड हैं, सरकारी आप कर्मचारी हैं, और अगर आप ईएसआईसी में कवर्ड हैं, तो ईएसआईसी के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं या जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जाके आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और कोई खर्चा नहीं होगा और कोई लिमिट भी नहीं है। आयुष्मान भारत में तो फिर भी लिमिट है 5 लाख की, ईएसआईसी में कोई लिमिट नहीं होती। करोड़ों रुपए का भी खर्चा है तो ईएसआईसी भरता है। अब ईएसआईसी ने कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? ईएसआईसी ने 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो आंसर है 10। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार यह कहा था, जो अभी 15 अगस्त को स्पीच दी थी, कि अगले 5 सालों में भारत में 75,000 एमबीबीएस की जो सीट है, मेडिकल की जो सीट है, वो बढ़ेंगी। यानी जितनी अभी हैं उनमें 75,000 और बढ़ेंगी, क्योंकि भारत में डॉक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज अभी भी है। जो डॉक्टर्स हैं हमारे जनसंख्या अनुपात के हिसाब से जो होने चाहिए उतने नहीं है। और ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो शहरों में प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, तो गांव में तो वैसे भी डॉक्टर नहीं है। अभी सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उनमें भी डॉक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। तो इसलिए 75,000 नई मेडिकल सीटें भारत में बनेंगी अगले 5 सालों में, राइट। अब ये 10 मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोले जा रहे हैं? अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र के अंधेरी में, इंदौर में, गुवाहाटी, जयपुर, लुधियाना, नरोडा, नोएडा, वाराणसी, रांची वगैरह। तो टोटल 10 खुलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को भी ईएसआईसी ही चलाता है। उसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये योजना आई कब थी? ये योजना कब आई थी? तो ये योजना आई थी 1 जुलाई 2018, और 2 साल के लिए आई थी। यानी इसे 1 जुलाई 2020 को खत्म होना था, लेकिन बढ़ती गई, कभी 1 साल बढ़ गई, कभी 2 साल बढ़ गई, फिर 1 साल बढ़ गई। तो फाइनली इसे खत्म हो जाना था 30 जून को। 30 जून कब? 30 जून 2024। अब ये 2 साल के लिए बढ़ा दिए, यानी 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक के लिए 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इसे। और इस योजना को कौन चलाता है? ईएसआईसी। अब सवाल ये है, ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या? इसमें बड़ा सिंपल है ये। अगर आपकी नौकरी चली जाती है, अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो जो आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% आपको अगले 3 महीने मिलता है। जैसे मान लो अगर आपकी नौकरी चली गई, लेट से 30 अप्रैल को, ठीक है ना, अप्रैल में आपकी नौकरी चली गई, तो मई, जून और जुलाई, आपकी अप्रैल के महीने में जो सैलरी आपको मिली कंपनी से, तो मई, जून, जुलाई में उसकी 50% हर महीने 3 महीने तक आपको लगातार मिलेगी, जिससे आप नई जॉब सर्च कर सको। वो टाइम आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए झेलना, तो 50% आपको मिलती है। इसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो एक तरह से बेरोजगारी भत्ता आपको मिलता है 3 महीने के लिए, 50% ऑफ योर लास्ट सैलरी, और इसको भी ईएसआईसी ही चलाता है। फिर कुछ और चीज़ें हैं, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, वो सब उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है कि कहाँ कहाँ पे डिस्पेंसरी खुल रही है, ये सब इतना डिटेल में मत जाइए। जो एग्जाम रेलेवेंट डिटेल होती है वो मैं आपको हमेशा बता देता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये पिछले आई थिंक 2000 में बने थे ये मुख्यमंत्री, तो काफ़ी लंबे समय से जो हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में बस 1 साल के लिए जीतन राम मांझी थे, वो भी इन्होंने ही बनाए थे खैर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 23 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर के महीने 11 से 20 नवंबर तक बिहार में महिलाओं की हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इसके लिए शुभंकर का नामकरण करा। शुभंकर कौन है? शुभंकर एक चिड़िया है जिसका नाम रखा है गुड़िया। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उन्हें गुड़िया कहा जाता है प्यार से, तो गुड़िया नाम रखा है। और अगर आप इसका लोगो देखें तो भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हैं और बोधि वृक्ष दिखाया गया है। बोधि वृक्ष दिखाया गया है। तो 6 जो टीमें हैं इसमें भाग लेंगी एशिया की, बहुत अच्छी टीमें, जैसे जापान, इंडिया। और ये 2010 में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, वैसे 2010 में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। तो राजगीर में ये हो रहा है बाय द वे, ये टूर्नामेंट जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। राजगीर में राजगीर स्टेडियम भी बना है, राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी भी बनी है, और राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बिहार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो भी राजगीर में ही आ रही है। तो 11 से 20 नवंबर तक ये टूर्नामेंट होगा और उम्मीद करते हैं भारत इसको जीते। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिहार में एक नया टाइगर रिजर्व भी बना है, कैमूर टाइगर रिजर्व। कैमूर और रोहतास 2 जिलों में है ये। तो ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इनमें से किसे नहीं मिला ये पूछा है।
तो करा क्या इन्होंने वैज्ञानिकों ने, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया 2 कामों के लिए। तो 3 में से 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। इन्होंने प्रोटीन किस तरह के होते हैं, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पता लगा लिया एआई का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। और एक ने तो नया प्रोटीन ही खोज लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। तो इनके नाम क्या है, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर और डेविड बेकर। कौन नहीं है, जेफरी हिंटन नहीं है इनमें से, जिसको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और स्वीडन 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का प्राइज मनी भी इन्हें मिलेगा। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इन्होंने क्या करा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्होंने एक मॉडल बनाया, इन 2 की बात हो रही है पहले। इन 2 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल बनाया, राइट, और जिसका नाम इन्होंने रखा अल्फा फोल्ड 2। अल्फा फोल्ड 2। और इसकी मदद से उन्होंने हजारों लाखों प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पता लगा लिया कि वो प्रोटीन कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी संरचना क्या है, वो पता लगा लिया। अल्फा फोल्ड 2 नाम का इन्होंने एक एआई मॉडल बनाया, उसकी मदद से प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगा लिया। और डेविड बेकर ने तो नए प्रोटीन की खोज ही कर डाली, नए प्रोटीन की खोज ही कर डाली। तो इसके लिए इन्हें ये प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। भारतीय नौसेना ने अपना जहाज भेजा आईएनएस तलवार इब समर अभ्यास में भाग लेने, जो 8वीं बार हो रहा है। पहली बार ये अभ्यास 2008 में हुआ था। 3 कंट्रीज के बीच में होता है, एक है साउथ अफ्रीका, एक है भारत, तीसरा कौन सा है, ब्राजील। इब समर में, इब समर, इब समर, यहां पे MAR मतलब है मैरीटाइम एक्सरसाइज, समुद्री अभ्यास। आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राजील, ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका। और ये कहां पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में ये हो रहा है, अटलांटिक ओशियन में ये हो रहा है, राइट। तो आईएनएस तलवार इसमें भाग लेने गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो मादक पदार्थ हैं, ड्रग्स वगैरह, उनकी तस्करी को रोकने के लिए और ड्रग्स की जो लत लग जाती है उसके खिलाफ लड़ाई उन्होंने शुरू करी है। इस पहल का नाम क्या है, इसका नाम रखा है संकल्प। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने इसको जो है स्टार्ट किया। इसका नाम है संकल्प, राइट। शिमला से इन्होंने स्टार्ट किया इसे। तो हिमाचल में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी होंगे जहां पे आप जाके ड्रग छोड़ सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जिन्हें कहा जाता है। रिहेबिलिटेशन होगा, जो मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ड्रग्स के जो एडिक्ट हैं उनको काउंसलिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, फ्री हेल्थ केयर वगैरह बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसका नाम है संकल्प। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन क्या है, ये 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने बनाया था। ई गवर्नेंस को, भारत में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करता है। और ये कब बना था, ये 2009 में बना था। इन्होंने कहा है कि जो उमंग ऐप है उस पर कौन सी चीज अब जोड़ दी गई है, तो डिजी लॉकर को जोड़ दिया गया है। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, 1 GB आपको स्पेस मिलता है इसमें। तो डिजी लॉकर अब उमंग ऐप पे जोड़ दिया गया है। उमंग ऐप को भी चलाता है हमारा सेम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और उमंग एक ऐसा ऐप है, याद रखिए, जिसपे आपको सारी, ऑलमोस्ट सारी सरकारी सेवाएं एक ही ऐप पे मिल जाएगी, जिसका नाम है उमंग। उमंग की फुल फॉर्म है एकीकृत यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग ऐप भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के द्वारा शुरू की गई थी। और उमंग ऐप पे आपको बहुत सारी सरकारी सेवाएं जो है वो मिल जाती हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की जो लेखिका है हांग कांग। ये पहली साउथ कोरिया की लेखिका है जिन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है, क्योंकि इनकी जो लिखी हुई कविताएं हैं, जो पोएम्स हैं, वो दर्द बयां करती हैं। साउथ कोरिया के जो हिस्टोरिकल ट्रॉमा है, या साउथ कोरिया में जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है कई बार, वो सब बताती है। इन्हें बुकर प्राइज भी मिला था एक बार अपनी किताब द वेजिटेरियन के लिए। इन्हें बुकर प्राइज मिला था 2016 में अपनी किताब द वेजिटेरियन के लिए। और अब इन्हें जो है, देखिए, साहित्य जो सम्मान होता है ना, वो किसी एक किताब के लिए नहीं मिलता, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए मिलता है, राइट। तो ये ब्यूटी है लाइफ इसकी। ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड भी। सिर्फ जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल प्राइज जो है ये लिटरेचर का, इसमें भी अवार्ड वही है, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का जो अवार्ड है वो मिलेगा। और एक नोबेल पीस प्राइज आपको पता होना चाहिए किसे मिला है, तो जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिडांक्यो। निहोन हिडांक्यो। तो निहोन हिडांक्यो जो है उसे ये मिला है। निहोन हिडांक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 31 अगस्त 2024 को लागू हो गई? ये कंट्री है यूएई। भारत और यूएई के बीच में। यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो आपको पता होगा। तीसरे नंबर पे हम दुनिया में व्यापार, अमेरिका और चाइना के बाद। तो नंबर 1 चाइना, कभी अमेरिका, कभी वो ऐसे चलता रहता है।
लेकिन अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा व्यापार जो हम करते हैं वो यूएई के साथ करते हैं। तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएई है। और बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो लागू हो गई। ये साइन तो फरवरी में हुई थी, 13 फरवरी 2024 को साइन हुई थी, लेकिन लागू हो गई 31 अगस्त 2024 को। किस राज्य की सरकार ने कैराकल, एक जंगली बिल्ली होती है काराकल, उसके प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना करी है? 10 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है। काराकल तो ये है गुजरात। गुजरात के कच्छ में ये काराकल प्रजनन और संरक्षण केंद्र जो है वो बना है। वैसे तो IUCN ये कहता है कि इसका काराकल जो जंगली बिल्ली है इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, लेकिन ये तो पूरी दुनिया के लिए है। भारत में तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 की, उसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा हुआ है और वो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलते हैं कि बहुत कम बची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इनकी संख्या हमें बढ़ानी है। ये बिल्ली वैसे रात को निकलती है, पक्षियों को खाती है ये, और ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन होती है, और इसको लोकल भाषा में कई बार सिया घोष भी बोला जाता है। सिया घोष, सिया घोष इसे कई बार कहा जाता है। तो कच्छ में, गुजरात में काराकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की गई है। ये बिल्ली गुजरात के अलावा राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में, गुजरात में भी अरावली की पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में मालवा पठार, इन सब जगह पे, और यूपी में कई बार बुंदेलखंड वगैरह में भी इसको ये पाई जाती है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अनाउंस करा है कि 30th नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे। ये जनवरी से फरवरी अगले साल होंगे 2025, तो उत्तराखंड में होंगे। पिछले साल अगर आपको याद हो गोवा में हुए थे और उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था पदक तालिका में। महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल जीते थे और टोटल 200 से ज़्यादा मेडल जीते थे, तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 था। लेकिन इस बार ये उत्तराखंड में हो रहे हैं। उत्तराखंड में हो रहे हैं 38th समर नेशनल गेम्स। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक जो है ये वहाँ पे चलेंगे। 38 स्पोर्ट्स होंगे, 10,000 से ज़्यादा एथलीट इसमें जो है वो पार्ट लेंगे। नेशनल गेम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट होता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? अगले 2026 में होंगे स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। किसने दुनिया की सभी 8,000 मीटर से ज़्यादा की जो ऊंचाई वाली चोटियां, ऐसी 14 चोटियां हैं, उनको चढ़ लिया? ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीमा रिंजी शेरपा, और ये नेपाल में 18 साल का बच्चा है। दुनिया में 14 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ज़्यादा है। जैसे एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, फिर K2, फिर कंचनजंगा, लॉटसे, मकालू, चोय ओयू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, घाशर ब्रह्म, ब्रॉड पीक, घाशर ब्रह्म 1 और घाशर ब्रह्म 2 दो हैं, और शीशा पंगमा। तो दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है शीशा पंगमा, जो तिब्बत में है। शीशा पंगमा, इसकी ऊंचाई 8,012 मीटर के आसपास है। और इसके बाद जो 15वीं सबसे ऊंची है उसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से नीचे हो जाती है। तो 14 ऐसी चोटियां हैं दुनिया की जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ज़्यादा है। सबको चढ़ लिया नीमा रिंजी शेरपा ने, और वो भी 18 साल की उम्र में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और नेपाल की एक महिला थी लामू पसांग शेरपा। ये पहली नेपाली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। इनके नाम पे चांद पे एक गड्ढा, एक क्रेटर का नाम रख दिया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत में किस एयरपोर्ट पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा यानी एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस शुरू करी है? मान लो विदेश से कोई जानवर आता है, आपको सस्पेक्ट है कि उस पर कोई डिजीज है, तो आप उसको अकेले में रख सकते हो, आइसोलेशन में यानी क्वारंटाइन कर सकते हो, या उसको सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। ये सेवा स्टार्ट की गई है कोचीन हवाई अड्डे पे। और कोचीन हवाई अड्डा भारत का पहला है जिस पे ऐसी सेवा स्टार्ट की गई है। यहाँ पे एक AC पेट रूम भी है जो 24/7 काम करता है, जहाँ पे आप अपने कुत्ते, बिल्ली या जो भी जानवर आपने पाले वहाँ रख सकते हैं। AC रूम है उनके लिए। तो पेट ऑनर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, राइट। वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस सेंटर है, वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल रहता है हमेशा, जानवरों का डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहता है कोचीन एयरपोर्ट पे। डेडिकेटेड कार्गो सेक्शन है, अगर आपको पेट वगैरह आपने कहीं ले जाने हैं। वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं पेट्स के लिए कोचीन एयरपोर्ट पर, ये आपको नहीं भूलना है। हाल ही में किस कंपनी ने बेहतर डिजिटल भुगतान समाधान के लिए भारत की UPI को जमैका में लॉन्च करने के लिए eGov जमैका लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो UPI किसका प्रोडक्ट है? NPCI। और NPCI की वो कंपनी कौन सी है जो बाहर UPI को प्रमोट करती है? NIPL। NIPL की फुल फॉर्म क्या है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यानी शॉर्ट में NIPL। तो आंसर है NIPL। ये है जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। तो एंड्रयू हॉलनेस अभी अभी भारत आए थे, और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जमैका के इतिहास में जो भारत आए। तो ये भारत आए थे अभी 4 दिन, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये भारत आए थे। और हमारे जो दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1962 में स्टार्ट हुए थे। 1975 में इंदिरा गांधी गई थी जमैका, और 1976 में अगले ही साल हमने वहां पे अपना दूतावास खोला था। यानी हमारा जो हाई कमीशन है जमैका में वो स्टार्ट हुआ था 1976 में। और जमैका ने भारत में 2020 में अपना हाई कमीशन ओपन किया दिल्ली में,
और इस हाई कमीशन के सामने एक सड़क है जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने जमैका मार्ग रख दिया है, जमैका मार्ग रख दिया है। और दोनों देशों के बीच में ये 4 MOU साइन हुए हैं। हम खेलकूद में, स्पोर्ट्स में आपसी सहयोग करेंगे, हम सांस्कृतिक अदला बदली, कल्चरल एक्सचेंज में आपसी सहयोग करेंगे 2024 से 2029 5 साल के लिए। हम UPI को लोकप्रिय बनाएंगे, वो मैंने बता दिया। इतना ही नहीं, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी आपस में शेयर करेंगे। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इंडिया स्टैक। इसको इंडिया स्टैक कहा जाता है, इंडिया स्टैक। जमैका जो कंट्री है वो कैरेबियाई सागर में है, यानी कैरेबियन, जो कि अटलांटिक सागर का हिस्सा है, वेस्ट इंडीज का पार्ट है। तो जमैका के कई सारे खिलाड़ी जो हैं उन्होंने क्रिकेट भी खेला है और जमैका का नाम रोशन किया है। लेकिन जमैका सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने महान खिलाड़ी उसैन बोल्ट के लिए, जिन्होंने बहुत सारे एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डेटा रेपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव दिया है जो वर्तमान में खंडित रूप से उपलब्ध जलवायु संबंधी डेटा में अंतर को पाट देगा। इस रेपोजिटरी का नाम क्या है? क्वेश्चन को आसान भाषा में बताऊं तो, जो क्लाइमेट रिलेटेड डेटा होता है, जलवायु संबंधी डेटा, वो ठीक से मिलता नहीं है, काफी फ्रेगमेंटेड या खंडित रूप से मिलता है। तो वो सारा डेटा अवेलेबल करवाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा है RBCRIS, यानी रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आंसर है ऑप्शन डी, क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सिस्टम में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट एक वेब आधारित डायरेक्टरी होगा जिसमें विभिन्न डेटा स्रोत जैसे मौसम विज्ञान, भूस्थानिक यानी जियोस्पेशल जो साइंस है, उन सबको सूचीबद्ध किया जाएगा और ये RBI की वेबसाइट पे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। दूसरा भाग एक डेटा पोर्टल होगा जिसमें डेटा सेट जो है वो सारे के सारे शामिल किए जाएंगे। तो सारा का सारा डेटा, क्लाइमेट रिलेटेड डेटा, RBI आपको खुद ही जो है अवेलेबल करवाएगा। RBI की अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी आई थी, उन्होंने कहा है भारत का GDP ग्रो करेगा 7.2% मौजूदा वित्तीय वर्ष में, यानी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष जो चल रहा है 2024-25 उसमें। और भारत सरकार ने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको भी फिर से कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट 1934 के तहत रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं और 4 साल के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत में सबसे पहली बार कब बनी थी? सबसे पहली बार बनी थी 2016 में। 2016 में 6 मेंबर हैं अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इसमें गवर्नर भी होता है, डेप्यूटी गवर्नर भी होता है, एक ऑफिसर होता है RBI का और 3 मेंबर सरकार की तरफ से होते हैं। 3 मेंबर जो है वो सरकार की तरफ से होते हैं। समझ में आया आपको? मॉनेटरी पॉलिसी को वैसे तो 6 बार मिलती है साल में, लेकिन कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है और 6 में से कम 4 मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो मॉनेटरी पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी यानी स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन के चरण 3 को मंजूरी दी। इसमें हम कितनी जासूसी उपग्रह यानी स्पाई सैटेलाइट जो है सर्वेलेंस के लिए उनको लॉन्च करेंगे? तो देखिए, अगर SBS की बात करते हैं, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस इसे कहते हैं, यानी अंतरिक्ष से हम जासूसी करते हैं। अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट छोड़ते हैं और दूसरे कंट्रीज पे निगरानी रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पाइंग करते हैं, जासूसी करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं। तो पहली बार हमने 2001 में लॉन्च की थी स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, उसमें हमने 4 सैटेलाइट लॉन्च की थी। फिर हमने जो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस है दूसरी बार, सेकेंड फेज था इसका 2013 में, तब हमने 6 सैटेलाइट लॉन्च की थी। लेकिन इस बार हम 52 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो आंसर है 52, आंसर है 52। इसमें खर्चा आएगा 26,968 करोड़ रुपए, 26,968 करोड़ रुपीज। इन 52 में से 52 में से 21 सैटेलाइट जो हैं 21 वो इसरो लॉन्च करेगा, इसरो बनाएगा, और बाकी जो 31 हैं वो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी, प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। तो ये हमारा मिशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मिशन को चला कौन रहा है? इस मिशन को, जो ये स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन है, इसे चलाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट, और साथ में यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय नई दिल्ली, और रक्षा मंत्रालय के तहत जो आता है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी। हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कौन से स्थान पर एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हम मिसाइल टेस्ट कहाँ करते हैं? समय समय पे मिसाइल हमें टेस्ट करनी होती है जिससे वो रेडी रहे एकदम। तो अग्नि की हम देखते हैं समय समय पे टेस्टिंग होती रहती है, अग्नि 1 2 3 4 5 इन सब की, या और भी जो मिसाइल हैं वो एक ही जगह पे टेस्ट होती हैं, वो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR बोलते हैं, चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर जो है ये उड़ीसा के बालासोर जिले में आता है, तो यहीं पे टेस्टिंग होती है। अब हमें एक जगह और चाहिए जहां हम टेस्टिंग करेंगे, तो वो करेंगे हम नागिया लंका
आंध्र प्रदेश में हम बना रहे हैं एक नया टेस्ट रेंज, मिसाइल परीक्षण रेंज, यानी मिसाइल टेस्टिंग रेंज हम सेटअप कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जगह है और इस जगह का नाम है नागायलंका। नागायलंका एक गांव है बेसिकली जो कृष्णा जिले में आता है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, एंटी टैंक मिसाइल या जो दूसरी मिसाइल है, उन सब की हम बहुत अच्छे से टेस्टिंग करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। पुणे में एक जगह है महाराष्ट्र में, जेजुरी। ये जगह कभी आपने सुनी है? अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपने मुझे लगता है इस जगह के बारे में सुना होगा, क्योंकि इस जगह पे एक बड़ा फेमस मंदिर है, खंडोबा मंदिर। महाराष्ट्र के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है खंडोबा टेम्पल, खंडोबा मंदिर। तो वो जेजुरी में है। अब यहाँ पे बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी। यह सुविधा किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो ये कंपनी का नाम है प्रज इंडस्ट्रीज। ये पुणे की ही कंपनी है, प्रज इंडस्ट्रीज। अब ये सब क्या है? देखो, बायोपॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर जो हम लिविंग सोर्सेज से बनाते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं ये, जैसे बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक। अब जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है, जैसे पॉलीथीन ले लेते हैं। पॉलीथीन क्या होता है? आप जो इथीन होता है उसका पॉलीमर होता है, ये उसको पॉलीथीन बोलते हैं, राइट। तो ये इथीन क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है ये इथीन। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ऑब्वियसली हमने देख लिया। बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है मतलब अपघटनशील नहीं है, सड़ता नहीं है, पॉलीथीन पड़ा रहता है नेचर में। तो हम बायोप्लास्टिक बनाना चाहते हैं। बायोप्लास्टिक नेचुरल सोर्सेज से बनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं मतलब। तो यहाँ पे जो प्रज इंडस्ट्रीज है, ये पुणे के जेजुरी में बायोपॉलीमर्स के लिए, बायोप्लास्टिक बनाने के लिए एक फैसिलिटी लगा रही है। अब सवाल ये, कौन से बायोप्लास्टिक बनेंगे? बायोप्लास्टिक भी बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बनेंगे पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक, पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक। और भारत की जो बायो इकोनॉमी है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं बायो इकोनॉमी, अगेन बायो इकोनॉमी मतलब जैव अर्थव्यवस्था, यानी इस इकोनॉमी में हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लिविंग चीजों से करते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या इस तरह की चीजों से। तो बायो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो भारत की बायो इकोनॉमी की वैल्यू थी 2023 में 150 अरब डॉलर, 150 बिलियन डॉलर। लेकिन ये 2030 तक बढ़ के डबल हो जाएगी, यानी 2030 तक ये 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसको 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? पिछली बार कोई कंपनी महारत्न बनी थी, वो थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, आई थिंक 2 साल पहले। तो अभी 14वीं कंपनी जो बनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, लड़ाकू विमान वगैरह बनाती है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मेनली ये हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान बनाती है, या राइट। तो इसका जो कारोबार था, जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है वित्तीय वर्ष 2024 में, वो था लगभग 28,162 करोड़। इसका प्रॉफिट था 7,595 करोड़ एक ही साल में। तो इसको महारत्न का दर्जा अभी अभी मिला है। ये है भारत की इससे पहले की 13 महारत्न कंपनी। जो 13वीं बनी थी वो थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब मैं आपको बताता हूं महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 3 साल लगातार आपका कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, राइट। 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए 3 साल लगातार, राइट। और आपका जो प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए 3 साल लगातार। और आपका जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। आपका नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए अगर आप इनको 3 साल लगातार। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आपको महारत्न का दर्जा मिल सकता है। और महारत्न बनने के लिए पहले नवरत्न होना भी जरूरी है, नवरत्न होना भी जरूरी है। तो अब महारत्न कंपनी बनने का फायदा क्या है? पहला तो रेस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। दूसरा ऑटोनॉमी, स्वायत्ता मिलती है। आप अपनी नेटवर्थ का, जितनी भी आपकी कंपनी की नेटवर्थ है उसका 15% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से बिना पूछे। और आप 5,000 करोड़ रुपए तक किसी फॉरेन वेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से बिना पूछे। तो काफी ऑटोनॉमी जो है वो आपको मिलती है। भारतीय नौसेना ने अभी अभी, भारतीय नौसेना का जो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सम्मेलन है जिसका नाम है स्वावलंबन, वो इन्होंने करवाया। कहाँ पे करवाया? तो देखो, इस तरह की आजकल कोई भी चीज होती है ना, वो नई दिल्ली में ही होती है, या तो यशोभूमि में होती है द्वारका दिल्ली में, या भारत मंडपम में होती है। ये हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली। तो स्वावलंबन इसका नाम था। आत्मनिर्भर हम कैसे बने, इंडियन नेवी कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है। तो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा ये करवाया जाता है। नेवल इनोवेशन जो कि नौसेना में नवाचार और आत्मनिर्भरता
इंडिजिनाइजेशन, भारतीयता लाने के लिए काम करती है। इंडिजिनाइजेशन मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें पहले बाहर से खरीदते थे अब हम उन्हें इंडिया में बना रहे हैं। इसके लिए एक इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी आती है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। और इंडियन नेवी भी आईडेक्स योजना के तहत बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अभी इंडियन नेवी इसलिए भी न्यूज में आई थी क्योंकि उनका एक जहाज है जिसका नाम है आईएनएस तलवार, वो इब समर अभ्यास में भाग लेने गया है। ये साउथ अफ्रीका गया है वो, तो साउथ अफ्रीका के साथ जो अटलांटिक ओशियन है वहां पे ये अभ्यास होगा इब समर। इसमें 3 कंट्री होते हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो आईएनएस तलवार नाम का जहाज जो है हमारा वहां पे गया है। और इंडियन नेवी को गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर ने अभी अभी निर्देशक जहाज बना के दिया है। ये दूसरा लार्ज सर्वे वेसल है, यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे के काम आएगा। पहला था संधायक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक, तो ये 4 हैं, ये 4 हैं। तो दूसरा वाला कमीशन हो गया है, डिलीवर हो गया है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल प्राइज वैसे तो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन शांति पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। तो ये मिला है जापान के एक संगठन को जिसका नाम है निहोन हिडांक्यो। निहोन हिडांक्यो क्यों मिला इन्हें? आप जानते हो 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम मारे, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 न्यूक्लियर बम मारे, एटॉमिक बम मारे, परमाणु बम, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में, राइट। तो वहां के जो सर्वाइवर थे उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें न्यूक्लियर बम नहीं होने चाहिए। तो निहोन हिडांक्यो एक संगठन है जो न्यूक्लियर वेपन्स के उन्मूलन के लिए काम करता है, कि किस मतलब लोगों को अवेयर करता है कि न्यूक्लियर बम के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने झेला है, ये जो सर्वाइवर है इन्होंने एक्चुअल में झेला है, राइट। तो निहोन हिडांक्यो जो है ये एक ग्रुप बनाया हिरोशिमा और नागासाकी के जो सर्वाइवर हैं, जिन्हें हिबाकुशा भी कहा जाता है प्यार से, हिबाकुशा। तो उन्होंने ये संगठन बनाया था निहोन हिडांक्यो। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में, इन्हें मिला नोबेल शांति पुरस्कार। विदेश मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार कौन सा साल है जो आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने 10 पॉइंट्स एजेंडा दिया है कि भारत और आसियान अपने रिश्ते मजबूत कैसे कर सकते हैं, अपने बीच कनेक्टिविटी कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसमें एक ये भी है कि 2025 को इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाए और इसमें भारत कंट्रीब्यूट करेगा $5 मिलियन। $5 मिलियन भारत खर्च करेगा। $5 मिलियन में 40 करोड़ रुपए हो जाता है अगर $1 की वैल्यू 80 रुपए मानू तो, जिससे टूरिज्म को बढ़ाया जा सके आसियान देशों और भारत के बीच में। तो ये हैं वो 10 पॉइंट्स। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट वाले बस 2 ही लगे मेरे को, बाकी तो सब वही सब चीजें हैं कि कॉपरेट करेंगे इसमें उसमें। एक तो 2025 को आसियान इंडिया टूरिज्म ईयर के रूप में मनाया जाए, और दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी में जो आसियान के बच्चे पढ़ने आते थे, स्कॉलरशिप मिलती थी, उन छात्रों की संख्या दुगनी कर दी गई है, राइट, दुगनी कर दी गई है। सो ये था हमारा बेस्ट 300 सीरीज अक्टूबर महीने का भाग 2 हिंदी में। बहुत जल्दी मिलते हैं भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।